अब बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर जो टॉपिक हटा दिए गए बिल्कुल ही बुक से ही नहीं, अभी बुक के अंदर ही नहीं दिए गए हैं, तो क्या उन टॉपिक्स को कवर करोगे? कि भैया एनसीईआरटी ने जो है आप पे काफी रहम खाया है, सीबीएसई वालों ने आप पे काफी रहम खाया। दूसरी बात ये है कि इसमें से काफी सारा टॉपिक को डिलीट कर दिया है। बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आदमी आ जाएगा और आ करके आपका सारा चिप्स खा जाएगा, समझ रहे हो? आपका समय हो गया समाप्त, आपको पता है। तो कॉर्बेट अगर जाना हो तो कहां जाना पड़ेगा? अगर आप ये सोचो कि नैनीताल शहर के अंदर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, तो नहीं है, ठीक है। नैनीताल शहर से बहुत दूर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। वाह यार क्या बात है, ये तो बड़ा सुंदर अमेजिंग सा सिनेरियो लग रहा है। हा हा हा, क्या बात है भाई, ये कहाँ आ गए हम? अरे यार यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं। अरे वाह, क्या लगता है मेरे को यार, पत्तियां गिर रही हैं, पेड़, ओहो, तितलियां। अरे यार क्या हालचाल, कैसे हो तुम सब? अरे तुमने ये देखा, कितना सुंदर है ना, कितना मस्त है ना, कितना जबरदस्त है। अगर मैं पहचान पा रहा हूं और मैं सही पहचान पा रहा हूं तो शायद मैं आ चुका हूं एक जंगल में। वो एक्चुअली क्या था कि मैं और मेरा जो फ्रेंड है ना डोगेश, जानते हो उस इंसान को, तो हम लोग जो है ना अपने समोसों के लिए खास आलू ढूंढने निकले थे। और आलू ढूंढते 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 क्या हुआ कि हम लोग पहुंच गए इस मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर। और मुझे बस एक बात का डर है, कहीं मुझे यहां पे शेर ना मिल जाए भाई, चीता ना मिल जाए। ओहो हो, अगर मिल गया तो क्या करेंगे? अरे मिल गया तो कुछ नहीं यार, उसको भी 2 समोसे खिलाएंगे ना हरी चटनी के साथ। उसके बाद बच्चे से बातें करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बिकॉज ये कहानी है जंगलों के बारे में, ये कहानी है जंगली जानवरों के बारे में, और ये कहानी है बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में। तो क्या तैयार हो? आर यू एक्साइटेड? स्टार्ट करें इस कहानी को। चलो चलते हैं, सीधा इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जंगल के अंदर क्या क्या राज छुपे हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? चल गए तो मैं आ चुका हूं जंगल से बाहर, क्योंकि अगर जंगल से बाहर नहीं आऊंगा तो आपको जंगल की खास बातें यानी खास राज कैसे बताऊंगा। तो स्वागत है मेरे सारे प्यारे उड़ानियंस का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान के ऊपर, और आपके अपने द मोस्ट लविंग और सबसे प्यारे वाले जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो बच्चों क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम तो आप जानते ही हो, ठीक है। मैं कौन हूं भैया? मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका गाइड, आपका मेंटोर, कुणाल दिस साइड। क्या हाल चाल बच्चों? सब बढ़िया चल रहा है जीवन में? सब अच्छा चल रहा है लाइफ में? चल, तो बच्चा बाड़ी क्या है कि आपके चैप्टर्स में, आपके लेक्चर्स के अंदर अगर मैं बात करूं, आपके सिलेबस की बात करूं, तो एक बड़ा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर है जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए चैप्टर हालांकि बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन से कई बार सवाल जो है काफी मस्त मस्त आ जाते हैं, काफी जबरदस्त आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे बात की जाए बच्चों, तो बहुत सिंपल सा बात है भैया, कि इसमें 2 चीजें। नंबर 1 कि भैया एनसीईआरटी ने जो है आप पे काफी रहम खाया है, सीबीएसई वालों ने आप पे काफी रहम खाया। दूसरी बात ये है कि इसमें से काफी सारा टॉपिक को डिलीट कर दिया है। अब बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर जो टॉपिक हटा दिए गए बिल्कुल ही बुक से ही नहीं, अभी बुक के अंदर ही नहीं दिए गए हैं, तो क्या उन टॉपिक्स को कवर करोगे? तो बच्चे इसका जवाब है बहुत सिंपल सा, कि मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने बैचेस के अंदर भी पढ़ाया है, ठीक है, चाहे वो मैं उड़ान 1.0 बैच हो, चाहे उड़ान 3.0 बैचेस हो, तो जितने भी बच्चों ने मेरे से चैप्टर पढ़ा हुआ है उन बैचेस के अंदर, वो सारे बच्चे जानते हैं कि सर ने एक काम जरूर किया है। वो नंबर 1, तो पहले तो जो आपके एनसीईआरटी की किताबों में एकदम जो फ्रेश वाली एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी है, जितना कंटेंट दिया हुआ है पहले तो वो पढ़ाया। उसके बाद हमारे बच्चों के लिए एक सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि मैंने डिलीटेड पोर्शन का क्विक रिवीजन भी करवाया है। ठीक है, तो हमारे उड़ान वाले बच्चे चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे बैच वाले बच्चे हो, चाहे हमारे उड़ान वाईटी वाले बच्चे हो, देखो बच्चे तो सारे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई पीडब्ल्यू इज एन इमोशन, है ना। और चलो, तो इस वजह से हमारे प्यारे उड़ानियंस के लिए, हमारे प्यारे उड़ान वाले बच्चों के लिए एक खास स्पेशल गिफ्ट है। और स्पेशल गिफ्ट ये है कि मैं क्लास के लास्ट में, क्लास के एंड में आपके साथ रिवाइज करूंगा डिलीटेड वाला टॉपिक। ठीक है प्यारे बच्चों, सर्टेन है, डन है? तो पहले हम लोग वो पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद जो है मैं आपको एक क्विक रिकॉल कराऊंगा, क्विक रिवीजन कराऊंगा आपके डिलीटेड पार्ट्स का। कुछ केस स्टडीज हम लोग करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ जवाब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ। एंड क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? नंबर 1 हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बायोडायवर्सिटी के बारे में, हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन के बारे में, जिसको हिंदी में आप संरक्षण कहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी और कंजर्वेशन के बारे में, और उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे बहुत सारे सवालों की, बहुत सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों की। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो भाई क्लास का जो मॉनिटर है हमारा अपना प्यारा भाई डगलस भैया, तो डगलस भैया आप जानते हो कि हर क्लास में आपके साथ आता है।
इस आदमी का काम है आपके सारे नोट्स को चेक करना, आपकी सारी देखना, इस बात को समझना कि भैया हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आदमी आ जाएगा और आ करके आपका सारा चिप्स खा जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, चिप्स का पैकेट इसको बहुत पसंद है, तो बचा के रखना चिप्स इससे, पहली बता रहा हूँ, नहीं बात मत कहना कि सर वो डगलस आके चिप्स खा गया। ये बहुत नालायक टाइप का आदमी, बहुत नालायक मॉनिटर है, ठीक है। चल, तो हमारे सारे बच्चों में हमेशा आपसे क्या कहता हूं बेटा कि जब भी पढ़ाई किया करो हमेशा खाने पीने के लिए कुछ रख लिया करो। खाने पीने से मेरा मतलब कढ़ाई पनीर बटर नान नहीं होता, खा के पता चलो तुम सो गए, ठीक है। खाने पीने से मेरा मतलब है कुछ लाइट स्नैक्स टाइप का रख लिया करो, कुछ पीने के लिए बढ़िया सा पानी वानी रख लिया करो, जूस वूस रख लिया करो, जो भी तुम्हें पसंद हो। इससे क्या होगा, दिमाग भी चलता रहेगा, हाथ भी चलता रहेगा, पेट में भूख भी नहीं लगेगी, बिकॉज जब आपको भूख लगती है तो आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विधायक जी आपको हर बार एक नई कहानी सुनाते हैं और आज भी जो है विधायक जी आपको एक नई कहानी सुनाने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो आप आज, अब रो तुझे एक मस्त कहानी सुनाता हूँ, हुई हुई हुई। तो हमारे विधायक जी आपको एक जो है मस्त जबरदस्त वाली कहानी सुनाने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से ना। अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे तो बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे यार। चलिए लेट्स टॉक। तो विधायक जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए एक सवाल, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल है जो हमारे मैक्सिमम जनता को, मैक्सिमम बच्चों को आता होगा। डन। चलिए आइए बात करते हैं, फटाफट से आपके लिए टाइमर लगाएंगे यहाँ पे 15 सेकंड्स का, और 15 सेकंड्स के बाद जो है यहाँ पे बात करेंगे हमारी। चलिए, तो बहुत सिंपल है यार, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पे लाई करती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर आपका उड़ीसा, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, सारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे स्टार्ट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या उड़ीसा, आपको क्या लगता है यार कि कहां लाई करती है हमारी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। डन। चलिए, तो बहुत सिंपल है बच्चे, आपका समय हो गया समाप्त। आपको पता है तो कॉर्बेट अगर जाना हो तो कहां जाना पड़ेगा, कॉर्बेट जाने के लिए अपने को जाना पड़ेगा उत्तराखंड। अब बहुत सारे लोगों को लगता है जो कॉर्बेट नहीं गए, मैं आपको बताता हूं, लोगों के मन में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि कॉर्बेट लाई करता है नैनीताल उत्तराखंड में। देखिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लगता है, अगर आप ये सोचो कि नैनीताल शहर के अंदर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है तो नहीं है, ठीक है। नैनीताल शहर से बहुत दूर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, वो नैनीताल इलाका लगता है, डिस्ट्रिक्ट लगता है, जिला लगता है, यानी ऑन पेपर्स आप कह सकते हो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जाना हो तो आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे रामनगर। आप रामनगर के रेलवे स्टेशन उतरिएगा, रेलवे स्टेशन बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, बहुत ज्यादा ट्रेन वहां नहीं जाती हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत स्टेशन है। तो रामनगर के रेलवे स्टेशन उतर करके वहां से बाहर निकलिएगा, बाहर आपको कोई ना कोई कन्वेंस मिल जाएगा, वो आपको अपने जगह तक छोड़ देगा, यानी जो भी होटल या जो भी रिजॉर्ट में आप रुकना चाहते हैं वहां तक आपको छोड़ देगा। फिर वहां से आप जाइए, वहां से जंगल सफारी बुक करिए, आप जिप्सी के अंदर या वो छोटी छोटी बसेस चलती हैं उनके अंदर जाकर के जंगल सफारी कर सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन है कि बेटा लाइफ में एक बार जंगल सफारी जरूर करना, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होता है। वाइल्ड एनिमल्स को जंगल में खुला देखना और वाइल्ड एनिमल्स को जू के अंदर देखने में बहुत फर्क है। जू के अंदर वो बंद होते हैं, है ना, तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और वही जंगली जानवर जब आप देखोगे कि आपके खुले में होते हैं जंगल के अंदर, तो उनका जो ऑरा है, उनका जो आप कह सकते हो ओवरऑल अपीयरेंस है, बहुत जबरदस्त लगता है। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि जंगल सफारी जरूर करना, चाहे अभी अपने पेरेंट्स के साथ करो या फिर मतलब जब भी आपको समय मिले, जब भी आप बड़े हो जाओ, जब भी आपका मन करे, लेकिन लाइफ में एक बार जरूर करना, इट्स अ वर्थ एक्सपीरियंस, ठीक है। आगे बात करते ना। तो फिलहाल इसका सही जवाब क्या था, इसका सही जवाब था बेटा उत्तराखंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। ये क्वेश्चन कई बार जो है आपका पूछा जाता है। चलिए आइए बात करते हैं फटाफट से हम लोग आगे, लेट्स मूव फर्दर। चलो, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चे तो एक बड़ी मस्त कहानी आती है। चलिए, तो कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हम लोग बात करें हमारे ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग क्या है, हम लोग लालची लोग हैं। तो हम लोग भैया इस अर्थ के ऊपर अकेले नहीं रहते। अगर आप बात करो तो ह्यूमन बींग्स क्या है, हमारे अर्थ के ऊपर अकेले नहीं रहते। हम लोग ये वर्ल्ड को शेयर करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ। किसके साथ, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी जंगली जानवर, ठीक है, और इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जो आपको नेकेड आई से दिखते नहीं है ना, जिनके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, उसके बाद माइक्रोस्कोप में आपको धीरे धीरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। तो अगर आप बात करोगे तो इस दुनिया में बच्चे हम लोग अकेले नहीं है। और वो बात अलग है कि हमने इस दुनिया को ना अपना पप्पा का जागीर समझ लिया है। कहने का मतलब है कि हमको ऐसा लगता है कि भैया नेचर ने सारी चीजें हमको फ्री में दी है, और फ्री में मिली हुई चीज का तो क्या ही इस्तेमाल किया जाता है हम सबको पता है। मुझे आज भी याद है यार, आज भी अगर मैं जाऊं अपने होम टाउन जाता हूं तो हमारे यहाँ गर्मियों में ना बड़ा सेवा भाव किया जाता है। आप देखोगे तो गर्मियों में शरबत बांटा जा रहा है पानी का, है ना, फ्री फ्री पानी लगाया जा रहा है। तो एक बात देखने में बड़ी मजा आती है वहां पे कि भैया वहां पे जब शरबत अरबत लगाया जाता है तो लोगों की क्या भीड़ टूटती है यार।
मतलब फ्री के चक्कर में आप देखोगे एकदम आतंक मच जाता है भैया कि फ्री मिल रहा है, सब फ्री मिल रहा है, ठीक है, फ्री के चक्कर में। तो जहां भारत में फ्री दिखाई दे जाए, आप देखोगे वहां आपको भीड़ दिखाई देगी, बाय वन गेट वन फ्री, सीधा भीड़ आपको दिखाई देगी दुकान के अंदर। तो फ्री शब्द से हमको बहुत ज्यादा प्यार है ना। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करिए कि फ्री शब्द से हमको बहुत ज्यादा प्यार है। और एज अ रिजल्ट आप देखते हो कि हमें लगा कि नेचर ने सब कुछ हमें फ्री दे दिया है, अगर फ्री ही दे दिया है तो लूटो भैया, क्या दिक्कत है ना। तो हमने क्या कर डाला, हमने सब लूटपाट मचा डाली, सारे रिसोर्सेस को ओवर यूज कर डाला, सारे रिसोर्सेस को ओवर यूटिलाइज कर डाला, जरूरत से ज्यादा यूज कर डाला, है ना, लालच को सेटिस्फाई करने के लिए। एज अ रिजल्ट हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि हम लोग एक छोटी सी बात नहीं समझ पाते कि हम सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। अब मान लो इस दुनिया से पेड़ पौधे खत्म हो जाएं, जंगली जानवर खत्म हो जाएं, या जिन जानवरों को आप चिकन तंदूरी बना खाते हो अगर वो बचे ही ना। आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर दुनिया में सारे चिकन खत्म हो जाए, चिकन आपका एक्सटिंक्ट हो जाए, मुर्गा एक्सटिंक्ट हो जाए, तो क्या करो, कहां चिकन तंदूरी खाओगे भाई। ना चिकन तंदूरी बनेगा, ना बटर चिकन बनेगा, ना चिकन काली मिर्च बनेगा, ना चिकन कोफ्ता बनेगा, चिकन का कोई सामान बन ही नहीं सकता। फिर क्या करोगे तुम लोग, बकरी खाना स्टार्ट कर दोगे, मटन खाना स्टार्ट कर दोगे। अब मान लो सारी बकरियां खत्म हो जाए, तो सारी बकरियां खत्म हो जाएंगी तो मटन कहां से खाओगे, मटन की डिश कहां से बनेगी। नॉर्मल सी बात है। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनकी तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सब्जियों पे टूट पड़ेंगे। अब मान लो सब्जी भी खा गए सारी, अब सब्जी भी नहीं बची, पेड़ पौधे भी नहीं बचे, तो क्या करोगे भैया, तो भूखे मर जाओगे, है कि नहीं भाई। नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप देखोगे तो सारी चीजों को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और इस बात को नहीं समझ रहे कि हमारा सर्वाइवल, हमारा जिंदा रहना भी हम सबके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। फिर अगर आप देखोगे जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, यही सब मिल करके उन चीजों को रिक्रिएट करते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्या क्या चाहिए, हमें हवा चाहिए ताकि हम सांस ले सके, है ना। हमको क्या चाहिए, अच्छा पानी चाहिए ताकि हम पी सके। हमको मिट्टी चाहिए जिसमें पेड़ पौधे उगा सकें, अनाज उगा सके, तब जाकर के सर्वाइवल मुश्किल नहीं होगा, है ना, तब जाकर के हम सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचो अगर प्लांट्स नहीं होते, अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाए, तो जो हमारी रिलीज की गई जो CO2 है उसको अब्सॉर्ब कौन करेगा। नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप साफ हवा, शुद्ध हवा अब में सांस ले पाते हो तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्लांट्स को। अगर आप देखोगे हम क्या रिलीज कर रहे हैं, हम गंदी हवा रिलीज कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। CO2 हम लोग मस्त निकाल रहे हैं। अब ये सारा CO2 कौन लेके जा रहा है, आपका प्लांट्स। पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपना मस्त खाना बनाते हैं, ठीक है, मस्त कढ़ाई फोटोसिंथेसिस बनाते हैं अपना, कढ़ाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बटर मसाला, है ना, कढ़ाई फोटोसिंथेसिस बटर मसाला। तो बहुत सारी चीजें बनाते हैं वो लोग अपनी बढ़िया बढ़िया। लेकिन बदले में आपको क्या देते हैं, बदले में आपको शुद्ध हवा देते हैं, यानी ऑक्सीजन देते हैं। तो आप उनको गंदगी दे रहे हो, उस गंदगी को यूज करके फिल्टर करके वो आपको एक बढ़िया ऑक्सीजन बना के दे रहे हैं, जिसको आप ब्रीथ कर रहे हो तो सर्वाइव कर रहे हो। अगर मान लो कि सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए, सारे पेड़ पौधे बचे ही नहीं दुनिया में, तो क्या हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो इसी वजह से आप देखोगे कि हर एक इंसान जो है किसी ना किसी पे निर्भर करता है, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, है ना। तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम पेड़ पौधे जरूरी है सनम, है कि नहीं भाई। तो बिना पेड़ पौधों के, बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बिना वाइल्ड लाइफ के जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नाउ अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत सा शब्द आता है, यानी बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायो शब्द का मतलब होता है जीवन, यानी लाइफ, और डाइवर्सिटी शब्द का मतलब होता है वेरिएशन, मतलब कितना वैरायटी आपके पास अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब कभी जन्माष्टमी आती है तो कन्हैया जी को 56 प्रकार का भोग लगता है। 56 प्रकार का भोग मतलब 56 टाइप की डिशेस हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं कि भगवान जी आपका बर्थडे है, आपके लिए हैप्पी बर्थडे, शुभ जन्माष्टमी, आप क्या करिए, डिशेस को खाइए, है ना। जब हम लोग, कई बार आपने देखा होगा गणपति बप्पा को जब हम लोग अपने घर में स्थापित करते हैं, तब भी हम बहुत सारी चीजें जो है भगवान जी को अर्पण करते हैं, भगवान जी को कहते हैं भगवान जी हमारी तरफ से ये गिफ्ट्स आप एक्सेप्ट करिए। तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, वैरायटी है। इनफैक्ट अगर आप कभी बुफे में खाना खाने जाओ, कभी शादी में गए हो खाना खाने, सब लोग गए हैं, शादी का खाना यार अलग ही लेवल का प्यार है ना, बहुत मजा आता है। तो यार बहुत टाइम हो गया मैं किसी की शादी में नहीं गया भाई, बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम मैं किसी की शादी में गया था, कितने साल पुरानी बात है, हाँ मैं लास्ट ईयर गया था शादी में, पिछले साल। तो पिछले साल एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त की शादी थी दिसंबर में, एंड दिसंबर में मैं गया था शादी में भाई, बहुत मजा आया था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था यार, क्या बात है। तो वही वो जो शादी वाला फील है ना, शादी वाला खाना भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो उस बात को।
मानते हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है? मानते हो ना शादी के अंदर वो जो मस्त और सबसे अमेजिंग बताओ क्या था? सबसे अमेजिंग वो शादी होती है जहाँ पे एकदम खाने के लिए ना कभी-कभी मारा-मारी हो जाती है। बहुत मजा आता है यार। एक बार तो इतना मस्त किस्सा बताता हूँ आपको, ठीक है? क्या था कि मैं एक शादी में गया हुआ था, तो मेरे एक स्टूडेंट की दीदी की शादी थी, तो मैं वहाँ गया हुआ था और वहाँ ना डोसे में लगी थी भीड़, बहुत ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई थी। अब क्या हुआ, मैंने ऐसा प्लेट ऊपर किया, अब वहाँ बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे थे, तो भैया अपन भी डोसा ले रहे थे, बच्चे भी डोसा ले रहे थे, तो डोसे वाले ने पता नहीं कैसे डोसा डाला कि मेरे बगल में जो अंकल खड़े थे, उनकी प्लेट ऐसे थी, तो डोसा उस पे गिरा और गिर के स्लिप करते हुए जो है मेरी प्लेट में आ गया। मैंने कहा वाह यार क्या बात है, मजा ही आ गया और मैंने प्लेट निकाली और मैं चला गया। बच्चे भी देखते रह गए, अंकल भी देखते रह गए, मेरे को बहुत मजा आया। है ना? आप कहोगे सर क्या बात है सर सेल्फिश हो सर। भैया डोसा यार, डोसा इज़ लव। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो शादी के अंदर खाने का बहुत सारा वैरायटी होता है, बहुत सारा वैरायटी। तो खाने को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हो? फूड। वैरायटी को आप क्या कह सकते हो? डाइवर्सिटी। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो हमारे जो पेड़-पौधे होते हैं, है ना? पेड़-पौधे, हमारे जंगली जानवर, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब में भी बहुत वैरायटी होता है। अब अगर आप बंदर की बात कर लीजिए, बंदर कितने प्रकार के होते हैं? एक आपके नॉर्मल बंदर जो आपका सामान छीन लेते हैं, एक वो लंगूर वाले बंदर जो कई बार आपको मंदिर में दिखेंगे। मैं आगरा में रहता था जब छोटे में, मतलब आई वाज़ वेरी स्मॉल, पापा-मम्मी के साथ, तो आगरा में बहुत लंगूर बंदर थे यार, बहुत लंगूर बंदर थे। वहाँ पे एक टेम्पल है राधा स्वामी करके, बड़ा सुंदर बना हुआ है, तो उसके आस-पास ना इतने सारे लंगूर होते थे, बट वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते अनटिल अनलेस आप उनको परेशान ना करो। तो अगर आप देखोगे तो बंदरों में भी बहुत सारी वैरायटी है, चिड़ियों में बहुत सारी वैरायटी है, कुछ बहुत सुंदर चिड़िया है, कुछ खूंखार चिड़िया है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो बर्ड्स के अंदर वैरायटी है। इनफैक्ट अगर आप कैट फैमिली की बात करो तो कैट फैमिली में भी कितना वैरायटी है। कुछ आपकी नॉर्मल कैट है जो बिल्लियाँ आस-पास घूमती हैं, कुछ आपकी कैट फैमिली के टाइगर होते हैं, लेपर्ड होते हैं ना, चीता होता है, पैंथर होता है, ठीक है? ब्लैक जैगुआर होता है, जैगुआर भी बड़ी सी बिल्ली होती है, बड़ी खतरनाक टाइप की, है ना? चलिए, तो अगर आप देखोगे तो जो लाइफ फॉर्म्स आपके आसपास हैं, जो जीवन है उसमें बहुत सारी वैरायटी है और इसी वैरायटी को हम एक सिंपल शब्द से बताते हैं जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन आपके लिए नहीं लिखी है, एकदम आम जनता वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है? तो सिंपल शब्दों में बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? लार्ज वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है? एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनके साथ खास क्या है कि ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। यानी अगर आप देखोगे ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बच्चे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो हमने क्या सीखा? हमने दो तीन बातें सीखी यहाँ पे। नंबर वन कि बायोडायवर्सिटी शब्द का मतलब क्या है? द वैरायटी इन द लाइफ फॉर्म्स, यानी लाइफ फॉर्म्स में, जीवन में जो अलग अलग वैरायटी आती है आपकी पेड़ पौधों की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। खास बात क्या है इनके बारे में कि नंबर वन ये एक दूसरे से बड़े जुड़े हुए, बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और दूसरी बात क्या है बच्चे? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही है आपका बायोडाइवर्सिटी। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि दे आर डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, इनका फॉर्म अलग है, फंक्शन अलग है, लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। चलिए, तो ये हमारी मेजर मेजर बातें हैं। आइए बात करते हैं आगे। नाउ अब अगर आप देखोगे तो एक शब्द ज्योग्राफी के अंदर आपको हमेशा मिलेगा, दैट इज फ्लोरा और फौना। देखिए ज्योग्राफी ना एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हो। ज्योग्राफी में आपको बताऊं, मैं आपको मतलब बड़ा मस्त चीज बताता हूँ ज्योग्राफी में। जब आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो आई टुक ज्योग्राफी, है ना, मैंने ज्योग्राफी लिया हुआ था। और ट्वेल्थ मैंने साइंस से किया। ट्वेल्थ साइंस करने के बाद थोड़ा सा भूत सवार हुआ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, नहीं यार सरकारी एग्जाम्स देंगे, थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे। आई स्विच्ड माई फील्ड, ठीक है, और भी कुछ रीजंस थे, तो आई स्विच्ड माई फील्ड। तो मैंने ज्योग्राफी लिया, हिस्ट्री लिया। एंड द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि ज्योग्राफी की किताब नहीं थी मेरे पास, है ना। रीजन इज क्योंकि मैं अकेला बंदा था कॉलेज के अंदर जिसने इंग्लिश में ज्योग्राफी ली हुई थी, ठीक है। और जनरली बच्चे जो पढ़ रहे थे ज्योग्राफी वगैरह हिंदी में पढ़ रहे थे, तो हिंदी में अपने को समझ नहीं आता था यार, तो अपने ले रखी थी, अपन ने ले रखी थी एकदम अंग्रेजी के अंदर ज्योग्राफी। किताब विताब नहीं था अपने पास, कोई एकदम सेट किताब नहीं थी। सिलेबस पता था कि हाँ ये सिलेबस है। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं यार, क्लास 10th के अंदर ना ज्योग्राफी पढ़ने में मेरे को बहुत मजा भी नहीं आता था कभी कभी, ठीक है। रीजन इसकी वही होता था, क्लास में उठा दिया, रीडिंग करवा दिया, रीडिंग करवा के क्वेश्चन आंसर करवा दिए, तो कभी मजा ही नहीं आया ज्योग्राफी पढ़ने में। बट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड स्टडिंग ज्योग्राफी, जब पढ़ना स्टार्ट किया, जब उसको प्रैक्टिकली समझना स्टार्ट किया, तब लगा यार बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है भाई, नेक्स्ट लेवल सब्जेक्ट है ना। अब देखो बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मान लीजिए हम बात करें फ्लोरा एंड फौना की, तो देखिए फ्लोरा एंड फौना शब्द दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर वन, अगर आप बात करेंगे फ्लोरा की, तो फ्लोरा से हमारा मतलब होता है हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, यानी जितना भी वेजिटेशन होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूं कि मैं अभी लास्ट ईयर गया था, मतलब 2022 में अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप गए थे हम लोग मनाली घूमने, दिसंबर के टाइम, ठीक है। तो वी वेंट टू मनाली।
तो यार कहते हैं ना, मनाली मेरा फर्स्ट टाइम था, हिमाचल हालांकि मैं जा चुका हूं लेकिन मेरा पहला टाइम था। तो पता है, क्योंकि ज्योग्राफी आती थी, ज्योग्राफी को प्रैक्टिकल रूप में देखने का मजा बहुत अलग था। मैंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि भैया ये नदी पे डैम बना हुआ है, ब्यास नदी पे डैम बना हुआ है। और जब ब्यास नदी पे बना हुआ डैम जब सामने से देखा ना भाई, मजा आ गया यार। लिटरली मैं आपको बताऊं, पांडो डैम पड़ा बीच में, मैंने पांडो डैम देखा, उसमें लिखा होता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो किस तरीके से पानी को लेके जा रहे थे वो टनल से ऊपर पूरा, और उस तरीके से स्टीम बनता हुआ दिख रहा था, वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। ठीक है, फिर मैंने रेजर्वायर, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, डैम्स के पीछे एक बड़ी सी लेक टाइप की बन जाती है, उसको आप रेजर्वायर कहते हैं, तो वो मैंने रियलिटी में देखा, मेरे को बहुत मजा आया। फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना, वो मैंने देखा यार, कि जब हमारी जो कार थी वो जा रही थी, है ना, तो उसमें ना ऊपर बहुत सारे पत्थर थे, और पत्थर में लिटरली लेयर्स दिखाई दे रही थी। तो समझ में आ रहा था कि अच्छा ये सेडिमेंट्री रॉक है। ओहो क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, और एक बहुत मजेदार बात बताता हूं आपको इस चैप्टर से, कि यहाँ पे ना हिमालयन फीजेंट करके एक बर्ड होती है। तो मैं जब ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ था, तो आई वेंट टू, मतलब मैं गया था कुछ रिलीजियस पर्पसेस से, है ना, आई वेंट टू माता वैष्णो देवी। तो श्राइन है, आप सब बच्चों को पता है, बहुत सारे फेमस श्राइन है ना। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे एक नया रास्ता है, जिसके बीच में थोड़ा जंगल जंगल वाला एरिया है। तो वहां पे ना हिमालयन फीजेंट सामने घूमता हुआ दिखाता है, एंड आई वाज सो अमेज्ड। मेरे को लगा वाह यार, इसको मैं किताब में पढ़ के आ रहा हूँ, और ज्योग्राफी पढ़ के आ रहा हूँ उसके बारे में, और ये सामने दिख रहा है, कितना अमेजिंग है भाई। तो ये होता है बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, है ना, और ये होता है जब आप सब्जेक्ट को समझ करके करते हो ना। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जब हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना की, ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा और बढ़िया कर लेते हैं। चलिए सुंदर सा पेन चूज कर लेते हैं, आइए बात करते हैं फटाफट से ना। अगर हम बात करेंगे फ्लोरा की, तो फ्लोरा किसको रिफर करता है बच्चे, आपके वेजिटेशन को, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं, रिफर्स टू वेजिटेशन। तो जितना भी आपका प्लांट्स होता है, पेड़ पौधा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, वेजिटेशन। ठीक है, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होगा कि सर जो एग्रीकल्चर में हम लोग अनाज उगाते हैं, क्या वो भी फ्लोरा के अंदर आता है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब हम फ्लोरा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, जो प्राकृतिक रूप से उग रही है। यहाँ पे जो अनाज उगाया जाता है उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है, यानी हम लोग बीज डालते हैं खेत में, वो बीज जो है बड़ा होता है, फिर वो अनाज बनता है, फिर उसको आप काट के बेचते हो। तो वो फ्लोरा का पार्ट नहीं है। फ्लोरा की पार्ट जब आप बात करें, जब भी आप फ्लोरा की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले अनाज को हम नहीं काउंट करेंगे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। अब अगर हम बात करें अगला टॉपिक, यानी हमारा फौना, तो फौना के अंदर आप देखोगे तो फौना में जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं ना, रिफर्स टू वाइल्ड लाइफ या रिफर्स टू एनिमल्स। तो जितने भी आपके जानवर होते हैं, जानवर के साथ साथ एनिमल्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, तो जितनी भी चिड़िया हो गई, जानवर हो गए, ये सारे के सारे आपके काउंट हो जाते हैं किसमें बच्चों, फौना में। तो पूरे चैप्टर में आपको एक फ्लोरा और फौना वाला जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो फ्लोरा से मतलब क्या है, जितना भी आपका नेचुरल वेजिटेशन, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, और फौना से मतलब क्या है, जितने भी आपके जानवर हैं, जितनी भी आपकी चिड़िया वगैरह है, ये सारी की सारी किसमें काउंट होती हैं, सारी की सारी काउंट होती हैं आपके फौना में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अब हमने क्या किया है कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स क्या है यार, ह्यूमन बींग्स बहुत लालची टाइप के मनुष्य, बहुत लालची टाइप के लोग हैं। हम लोग को क्या है, हर चीज को एकदम लूटना है, घसोटना है, हर चीज से अपना फायदा निकालना है। एज ए रिजल्ट हमने क्या किया कि जरूरत से ज्यादा हर चीज को ओवर यूटिलाइज कर दिया। अब इसका नुकसान ये हुआ है कि भैया चीजें खत्म होनी स्टार्ट हो गई। जब चीजें खत्म होनी स्टार्ट हुई तो हमको रियलाइज हुआ यार, इनको बचाने की जरूरत है भाई, इनको कंजर्व करने का जरूरत है, इनको बचाने का जरूरत है यार। अगर नहीं बचाएंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कंजर्वेशन का, कि क्या किया जाए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे बचाया जाए, कंजर्व किया जाए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ऐसे क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमको कंजर्वेशन की जरूरत पड़ गई। ठीक है, ऐसा क्या किया हमने, ऐसा क्या कांड कर दिया जिसके चलते हमको कंजर्वेशन का रिक्वायरमेंट पड़ गया। नंबर वन, पहले हमने क्या किया, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, कौन कौन सी, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना, हंटिंग यानी शिकार करना जंगली जानवरों का, माइनिंग एक्टिविटी करना यानी धरती को खोद करके मिनरल्स निकालना। तो इन सब चीजों से क्या हुआ है कि जो हमारी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है वो काफी ज्यादा खतरे में पड़ गई। बिकॉज अगर आप जानवरों को मारोगे, आपने देखा होगा जैसे ब्रिटिशर्स थे, वो इतने नालायक टाइप के लोग थे भैया, फ्री फंड में अपने एंटरटेनमेंट के लिए शेर चीता मार देते थे। ठीक है, आज मैं बहुत बोर हो रहा हूं मेम साहब, चलिए काम करते हैं, शेर का शिकार करके आते हैं। शेर अच्छा खासा जंगल में बैठा है, अपनी जिंदगी बिता रहा है, उसके दिमाग में अलग ही एस्पिरेशन चल रहे हैं, आज मैं अपनी क्रश को मैसेज करूंगा इंस्टाग्राम पे, क्या मुझे वो रिप्लाई देगी, क्या शेरनी का रिप्लाई आएगा। और ये अपने ख्वाबों में खोया ही हुआ था, तब तक जो है ब्रिटिशर आया, इसको गोली मार के निकल गया फ्री फंड में।
बेचारे शेर के सपने अधूरे रह गए, उसको यही नहीं पता आज तक कि उसके क्रश ने रिप्लाई किया कि नहीं किया। ठीक है, बेचारा शेर बैठा होगा, शेरनी का रिप्लाई आएगा, शेरनी को लग रहा है यार शेर रिप्लाई बैक क्यों नहीं दे रहा है, तो बेचारे की कहानी शुरू होने से पहले ही इसका ब्रेकअप हो गया है ना। अब शेरनी को क्या पता कि शिकारी मार के चला गया। तो अगर आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स जो है इतने नालायक टाइप के लोग थे, और भी बहुत सारे लोग हुए पुराने जमाने के राजा महाराजा, फ्री में यार शिकार करना वाज अ स्पोर्ट, हंटिंग वाज अ स्पोर्ट। कहते थे भैया शिकार करने चलते हैं, अच्छे खासे जंगली जानवर घूम रहे जंगल में बिना किसी टेंशन के, जबरदस्ती एक आदमी आया, तीर मार के शिकार कर दिया, गोली मार के शिकार कर दिया, मर गया जानवर। इस चक्कर में आप देखोगे तो कितना वाइल्ड लाइफ बर्बाद हो गया भाई। तो इंडिया में इसके अलावा अगर आप देखोगे डिफॉरेस्टेशन नंबर 1, इसकी शुरुआत कहां से हुई? ब्रिटिशर्स, नालायक चोर टाइप के लोग, इन्होंने क्या किया, जंगल काट काट के जो है ब्रिटेन का धन बढ़ा रहे हैं, है ना। ब्रिटेन में, अच्छा ब्रिटेन में रेलवे लाइन बिछाने के लिए, पटरी को बिछाने के लिए लकड़ी चाहिए, लोग अभी काटते हैं जंगल। ठीक है, अच्छा ब्रिटेन में कैरेजेस बनाने के लिए, कैरेजेस क्या होते हैं जिसमें आप बैठ के जाते हो ना, रेलगाड़ी का जो डब्बा होता है पहले लकड़ी का बनता था, उसके लिए लकड़ी चाहिए, चलो इंडिया के पेड़ काट देते हैं। इतने नालायक लोग थे यार, डिफॉरेस्टेशन करते चले गए भाई। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे जब ब्रिटिश चले भी गए तो भी कुछ हालत में सुधार नहीं आया। रीजन क्या है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या को जो डिमांड्स है, क्या क्या डिमांड्स है, इनको रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो ये सारे डिमांड्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको जमीन चाहिए होगी। तो आपने क्या किया, जंगल काटने स्टार्ट कर दिए। एज ए रिजल्ट जो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस है उसकी बच गई बैंड। तो डिफॉरेस्टेशन के चलते क्या हुआ, जो हमारा जंगल है पहले तो वो खराब हुए। अब जंगल में रहने वाला जो जंगली जानवर है बेटा, वो कहां जाएगा? 2 बीएचके का मकान तो खरीदेगा नहीं जाके, है ना, कि भैया भैया जंगल बर्बाद हो गए, 2 बीएचके का रेंट खाली है क्या? अच्छा, रेंट कितना पड़ेगा? 15,000 रुपए। ओहो हो, मेंटेनेंस कितना? 2,000 रुपए। अच्छा, बिजली का कितना आएगा? 1,000 रुपए। अच्छा, मतलब 18,000 रुपए है टोटल मिला के। हाँ भैया, वो क्या है, जंगल बर्बाद हो गए, काट दिया है, तो हमने सोचा रेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब सोचो कितना वियर्ड लगेगा अगर टाइगर आके तुम्हारे दरवाजे खटखटा रहा है, भैया मकान खाली है क्या, रेंट पे लेना है। सोचो, टाइगर आ रहा है तुम्हारे दरवाजे खटखटा रहा है, भैया वो जंगल काट दिए हैं, परिवार के साथ आए हैं, वाइफ है मेरी, 2 बच्चे हैं, और रेंट पे मकान चाहिए, खाली है क्या? ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना यार। उनका घर देखो जंगल है, वो तुम्हारे घर में आके नहीं रह सकते 2 बीएचके के फ्लैट में, 3 बीएचके के फ्लैट में, है ना। ऐसा नहीं कि घर घर जाके ढूंढेंगे, भैया किराए पे कमरा खाली है क्या है। सोचो, हाथी आ रहा है, हाथी मांग रहा है, भैया जंगल बर्बाद हो गए, किराए पे कमरा खाली है क्या, वो हमारी जो वाइफ है उनको लेकर के आना है थोड़ा। ठीक है, बहुत वियर्ड लगेगा ना अपने आप में। तो वही वाला सिनेरियो यार यहाँ पे। तो आपने क्या किया, आपने डिफॉरेस्टेशन किया, जंगल बर्बाद किए, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, हमारे जंगलों को नुकसान हुआ, साथ ही साथ वहां रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान हुआ। अब अगर आप देखेंगे बच्चे, तो हमने क्या किया, हंटिंग, शिकार करना स्टार्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है। अब आप देखिए माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी में क्या होता है, आप जमीन में बड़े बड़े गड्ढे करके जो है जेसीबी की खुदाई करके आप क्या करते हो, अंदर से मिनरल्स निकालते हो। अब आपने मिनरल्स निकाल के बेच दिए। अब मान लीजिए उस इलाके में मिनरल्स खत्म हो गए, तो आप क्या करोगे, उस इलाके को वैसे ही छोड़ के चले जाओगे, है कि नहीं भाई। आपको क्या लेना देना, अब आपका काम तो निकल गया, लेकिन बेचारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, ना उसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं, ना वहां जंगल ग्रो करेगा, ना वहां पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, और बेचारा कोई जंगली जानवर अगर आसपास से जा रहा होगा तो इतने बड़े से गड्ढे में गिर भी तो सकता है। अब तुम सोचो, हाथी अपने सपने सजा के जा रहा है ना, मस्त एकदम सूंड हिलाता हुआ चला जा रहा है, हाथी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ओ अरे भैया ये क्या हो गया, है ना, चलते चलते जो है हाथी सूंड हिलाता हुआ जा रहा है, एकदम से गड्ढा आया बड़ा सा और उसमें घुस गया। अब बेचारे हाथी के सपने भी टूट गए, उसकी पैर भी टूट गए, है ना, पूंछ टूटी वो अलग। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा नुकसान है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं ना। कंजर्वेशन से क्या होता है, जो हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है बेटा वो प्रिजर्व होता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग तरीके के प्लांट फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स आपको मिलते हैं, अगर वो खत्म हो जाएंगे, अगर आप उनको बचाओगे नहीं, तो आगे फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी फिर, है ना। अब अगर हम बात करें इससे क्या होता है बच्चे, हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स है, क्या क्या है हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, पानी, हवा, है ना, सॉइल, मिट्टी, ये सब भी बचता है भाई। अगर आप इनको नहीं बचाओगे तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। अब अगर मैं बात करूं बच्चे, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी प्रिजर्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल समझते हैं। देखिए मान लीजिए क्या हुआ कि आज से आने वाले अगले 15-20 सालों के अंदर जो है एनवायरमेंट कंडीशंस और बदल गए, और हमारे देश की, हमारे विदेशों के, हमारे वर्ल्ड की जनसंख्या और बढ़ गई। तो बच्चे अब डेफिनेट सी बात है ना कि आपको उनको खाना भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पुराने तरीके की क्वालिटीज को यूज कर रहे हैं, पुराने वैरायटी का जो गेहूं चावल है वही यूज कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है ना। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं चावल सब खत्म कर देते हैं, है ना, तो क्या होगा बच्चे, आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और आगे अगर आने वाली जनरेशन के लिए आपको कुछ और बढ़िया बनाना है, कुछ और एडवांस बनाना है, तो जरूरी है कि आज आपके पास जो अवेलेबल है उसको प्रिजर्व करो, बिकॉज उसी का इस्तेमाल करके आप कुछ और बढ़िया बना सकते हो।
अब मान लीजिए कि हमारे साइंटिस्ट को क्या करना है, चावल की एक ऐसी प्रजाति बनानी है, चावल का एक ऐसा वैरायटी बनाना है जिसमें कीड़े ना लगे, यानी जब चावल का धान लगाया जाए तो उसमें कीड़े ना लगे, वो खराब ना हो, है ना। और ये कैसे पॉसिबल होगा, तो हमारे साइंटिस्ट क्या करेंगे, जो चावल है जो अभी प्रेजेंट मोमेंट पे हमारे पास है, उसके जीन्स में कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, जिसको आप कई बार जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हो, आजकल की जाती है। तो उसके जीन्स में कुछ कुछ मॉडिफाई करके एक नई प्रजाति बनाई जाएगी। अब वो नई प्रजाति ज्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप आज प्रेजेंट चीजों को बचा पाओगे। इसीलिए कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाया जा सके, किसकी, हमारे पेड़ पौधों की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ कारण है जिसके चलते आपका कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या है कि 3 नंबर में पूछ सकता है कि व्हाई इज कंजर्वेशन नीडेड। तो 3 नंबर के अंदर जो है आप सारे पॉइंट्स लिख करके आ सकते हैं, पॉइंटर्स बना के आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बहुत सिंपल है कि जब बच्चों को देखो, बच्चों को आप जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसा पॉइंट लिखना चाहते हो अपने किताब के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। देखिए एक मैं बेसिक देसी जुगाड़ बताता हूं आपको सेंटेंस फ्रेम करने का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना कई बार गलतियां करते हैं, कई बार मिस्टेक करते हैं, बच्चे सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते। तो एक देखो बहुत सिंपल सा जुगाड़ होता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसके एक आर्टिकल से स्टार्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल द हो गया, है ना। तो द से क्या स्टार्ट करोगे, हम पर्टिकुलर इस चीज के बारे में बात करें। फिर हम क्या लगाएंगे, किस टाइम में हम बात करें। तो टाइम के हिसाब से आप टेंस डिसाइड करोगे कि कौन से टेंस की बात की जा रही है, पुराने जमाने की बात की जा रही है, पास्ट में बात की जा रही है, प्रेजेंट में बात की जा रही है, फ्यूचर में बात की जा रही है। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा प्रेपोजिशन का तड़का मार देना, है ना, प्रेपोजिशन या कंजंक्शन जो भी आपको रिक्वायर्ड है, और लास्ट में जो है उसको जाके कंप्लीट कर देना। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे पॉइंट नंबर 1 इसको एक प्रॉपर पॉइंट में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक मतलब जैसे डिफॉरेस्टेशन कॉमा हंटिंग कॉमा माइनिंग हैव लेड। देखिए लेड की अगर मैं बात करूं तो लेड क्या है, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको किस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, है ना। अगर आप देखोगे तो ये हैव, आपको क्या पता है कि हैव के साथ क्या यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमने पढ़ा है चीज, परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो हैव लेड, तो बहुत सिंपल सी बात है, लेड क्या है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे। इससे पहले आपने क्या लगा लिया, हैव लगा लिया। तो हैव लेड टू द डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बन गया आपका पूरा पॉइंट। तो सिंपल से पॉइंटर से आपने क्या बना लिया, पूरा सेंटेंस बना लिया। कैसे, नंबर 1, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन कॉमा हंटिंग कॉमा माइनिंग कॉमा हैव लेड टू द डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। डन। नाउ ये तो पूरा प्रॉपर पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, फिर इसको कैसे पॉइंट बना सकते हैं आप, इट प्रिजर्व्स आवर लाइफ सिस्टम्स, आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, दैट इज क्या क्या है हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, वाटर एयर एंड सॉइल। ठीक है, एंड फिर ये हमारा पूरा पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखा करिए कि छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके आप पूरे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, है ना, या आपके पास प्रॉपर एक पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको किस तरीके से आप सेंटेंस में बदल सकते हो। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये दिक्कत आती है कि सर हम आंसर नहीं लिख पा रहे, हम सेंटेंस नहीं लिख पा रहे। देखो क्या होता है, मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन आंसर को अगर अटेम्प्ट करते हैं, नंबर 1 आपको उसके मेन पॉइंटर्स पता होने चाहिए। आप एक काम करिए, साइड में जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत होती है, मैं उनके लिए बता रहा हूं, आप एक काम करिए कि साइड में क्या करिए, मेजर मेजर पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया कि व्हाई इज कंजर्वेशन नीडेड, तो हमको सारे पॉइंटर्स पता है, तो हमने क्या किया, साइड साइड में थोड़े थोड़े पॉइंटर्स डाउनलोड कर लिए, यानी ऐड कर लिए, साइड साइड में लिख लिए। हमको पॉइंटर्स पता है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा अंग्रेजी के साथ खेलना है। तो क्या चाहिए होगा, हमको एक आर्टिकल चाहिए होगा, है ना। हमको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से टेंस में आप आंसर लिख रहे हो, तो उस टेंस का स्ट्रक्चर लगा दो, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है ना। ये स्ट्रक्चर सबने सीखा हुआ है, वो स्ट्रक्चर लगा दो। उसके बाद अगर आप देखो कि आपको किस बात की जरूरत है, प्रपोजिशन लगाना है, कंजंक्शन लगाना है, उस सबको लगा करके आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट, है ना। तो इतनी अंग्रेजी आप सब सीखते हो बच्चे, इतनी ग्रामर आप सब सीखते हो, बस बेसिक बेसिक ग्रामर को इस्तेमाल करना है। पॉइंटर्स आपको याद होने चाहिए, एक जगह पे पॉइंटर्स लिख लीजिए और बस उसके सेंटेंस फ्रेम करते जाइए। आसान तरीका है आपका क्या करने का, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने का। तो एक स्पेशल गुरु ज्ञान था, नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है ना। अब अगर आप देखोगे तो कंजर्वेशन को लेकर के ना बड़ा हल्ला मचने लगा, खासकर 1960s और 70s की बात की जाए तो हमारे देश में जितने भी ऐसे लोग थे एनवायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट, यानी वो लोग जो कि पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, ऐसे लोग जो एनवायरमेंट को कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं बेटा, यहाँ पे उन्होंने कहा, सरकार के ऊपर जोर डाला कि भैया अब बहुत हो गया अत्याचार, है ना। अब हमको ना एक एक ऑल इंडिया लेवल पे कंजर्वेशन प्रोग्राम चाहिए, एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसपे बिल्कुल फोकस किया जाए यहाँ पे पेड़ पौधों को, जंगली जानवरों को बचाने का। तो हमें यहाँ पे एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चाहिए। ये मांग जो थी आप देख सकते हो 1960s में, 70s में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब क्या होता है, इस मांग को जो है हमारी सरकार एक्सेप्ट करती है
और आपका लॉन्च किया जाता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कौन से साल में? 1972 यानी 1972 के अंदर। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या किया गया कि भारत में जितने भी ऐसे स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, यानी जिनका आप कह सकते हो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा गिर गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, इनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई गई। अब लिस्ट क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई ताकि पहचान करके इन जानवरों का प्रोटेक्शन किया जा सके, इनको बचाया जा सके। तो क्या किया गया बच्चों, यहाँ पे इन सबकी एक लिस्ट तैयार की गई। ठीक है, सारे जानवरों के अपने मस्त एकदम। ठीक है, अब तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? मेजर ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि जितनी भी पॉपुलेशन इनकी बची हुई है उस पॉपुलेशन को बचाना। ठीक है, जितनी भी इनकी पॉपुलेशन बच गई, अब देखो नो डाउट कि जितनी पॉपुलेशन खत्म हो गई उसको दोबारा जिंदा तो किया नहीं जा सकता, जादू तो है नहीं। तो लेकिन जितनी भी ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स की पॉपुलेशन बची हुई है, इस पॉपुलेशन को कंजर्व करना और इसे और ग्रो करना, इसको और बढ़ाना। अब बच्चे कहेंगे सर पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? बेटा पॉपुलेशन बढ़ने का वही टेक्नोलॉजी है अपना बायोलॉजिकल वाला। ठीक है, तो आपको पता ही है कि बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे जानवर आपस में मिलेंगे उनमें थोड़ा प्रेम बढ़ेगा, प्रेम के बाद जो है उस प्रेम का रिजल्ट आएगा, है ना, उसके बाद आप कहेंगे कि जानवर जो है और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, डन। तो बहुत सिंपल है यार, पॉपुलेशन बढ़ाने का जो फंडा है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, सब एक ही तरीके से पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन का सिनेरियो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे सरकार दो चीजों पे बात कर रही है। नंबर वन कि पहले जितनी पॉपुलेशन बच गई है उस पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ इनकी पॉपुलेशन को प्रमोट करना, बढ़ाना। अब अगर आप देखोगे कि कैसे किया जा सकता है इनको प्रोटेक्ट, कैसे किया जा सकता है, इनको बचाया कैसे जा सकता है। नंबर वन, हंटिंग बैन कर देना। हंटिंग मतलब शिकार बैन कर देना कि अभी आप जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनको लीगल प्रोटेक्शन देना, यानी जो इनके लिए स्पेशल एरिया डिजाइन किया गया है, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहां कोई इंसान रहता है, जहां कोई जानवर रहता है, वो उसका इलाका है ना, उसका घर आप मान लीजिए। तो अगर आप इनके इलाकों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, लीगल प्रोटेक्शन नहीं देंगे, लीगल प्रोटेक्शन का मतलब है कि अगर आप इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है आपके ऊपर। तो यहां पे जरूरी है कि इनको लीगल प्रोटेक्शन देना। और तीसरा है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड मतलब जो हमारे जानवर होते हैं, कई बार आप देखोगे उनके कई सारे बॉडी पार्ट्स को बेच दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इस पे कंप्लीट जो है रेस्ट्रिक्शन लगाना है, इस पर रोक लगाना। तो ये तीन बड़े मुद्दे थे, तीन बड़े ऑब्जेक्टिव थे जो सरकार ने कहा कि हम अपनाने वाले हैं। नंबर वन कि इनकी पॉपुलेशन को कैसे बचाया जा सकता है, नंबर वन हंटिंग को बैन करके। दूसरा, जो इनके हैबिटेट्स यानी जहां ये जानवर प्लांट्स पाए जाते हैं, यहां को एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके। कहने का मतलब है कि अगर यहां पे इन इलाकों में इन जानवरों को, इन एनिमल्स प्लांट्स को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसको लीगली पनिश किया जाएगा। और तीसरा, जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की व्यापार होती है, जो ट्रेड होता है, उसको रोक लगाना, उसको रिस्ट्रिक्शन करना। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। सरकार ने क्या किया? सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज को स्टैब्लिश किया। कौन कौन से? जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए। तो बोटानिकल गार्डन्स को बनाया ही इसीलिए गया था कि जिन प्लांट्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, उन प्लांट्स को कंजर्व करके रखा जाए इन बोटानिकल गार्डन्स में। ठीक है, तो मैं भी जा चुका हूं घूमने, बड़ा मजा आया था मेरे को बोटानिकल गार्डन्स के अंदर। चलिए, तो बोटानिकल गार्डन्स का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि प्लांट्स का संरक्षण करना, प्लांट्स को बचाना। चलिए आगे बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स। तो इस तरीके के पूरे देश भर में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए जहां पे इन जानवरों को, इन पक्षियों को, है ना, इन ऑर्गेनिजम्स को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर प्रिजर्व किया जा सके। अगर आप देखोगे जितने भी इलाके होते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, यहाँ पे जो जानवर लोग होते हैं बिल्कुल खुले जंगल में घूमते हैं। ठीक है, इनके लिए कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता। जैसे आप जू गए होगे तो जू के अंदर तो बेचारों को पिंजड़े में रखा जाता है। आप खुद सोच के देखो, जब आप अपने घर में कैद हो गए थे कोविड-19 के टाइम पे, आपको कैसा लग रहा था, है ना, आपको कैसे, कितना बुरा फील हो रहा था कि जानवर जो है वो खुले घूम रहे थे, कितने अच्छे घूम रहे थे, और आप जो है अपने घरों में कैद थे। आप नीचे नहीं निकल सकते, बस आप खिड़की से झांक सकते हो, छत पे जा सकते हो, बट नीचे जाना बहुत मुश्किल था। तो आपको फील हुआ ना कि जानवरों को कितना बुरा लगता होगा यार जब उनको आप कैद में रखते हो। तो देखो, आई एम नॉट अ फैन ऑफ जूस। मैं सही बताऊं आपको, मेरे को लिटरली दुख होता है। मैं 2-3 बार ही लाइफ में जू गया हूं, 2-3 बार लाइफ में जू गया हूं। एक बार आई वेंट टू कानपुर जू, है ना, जो मतलब कानपुर जू गया हूं, उसको अब एलन फॉरेस्ट कहते हैं, काफी बड़ा जू है। एंड दिल्ली जू में नहीं गया, मतलब इतने साल से रहते हुए भी, बट आई नेवर वेंट टू दिल्ली जू। बट फिर इसके अलावा नैनीताल जू में गया हूं 2 से 3 बार। तो बट हर बार ना, जब भी आई वेंट टू जू इन माई लाइफ, 3 से 4 बार ऑल ओवर इन माई लाइफ, अभी तक मैं 3 से 4 बार ही जू गया हूं। लेकिन जितनी बार भी गया हूं ना, मेरे को बहुत दुख हुआ है, बहुत खराब लगा है देख करके। नहीं, जू के अंदर यार वो जानवर बच्चे, मतलब कितना ज्यादा उसको खराब लगता होगा कि मतलब वो अब कहीं बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, वो अपने नेचुरल तरीके से रह ही नहीं पा रहा है। अब आप सोच के देखो कि आपको एक बड़े से घर में कैद कर दिया जाए, आपको कितना बुरा फील होगा। जानवरों के साथ भी वैसा ही है।
जानवर कैन बी वेरी गुड इन बायोस्फीयर रिजर्व। जानवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स में बहुत खुश रहते हैं, बिकॉज जंगल का एरिया है, वो बिल्कुल खुला एरिया है, ठीक है, वहां कोई बंदिश नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, दे आर फ्री, वो अपनी एक्टिविटीज करने के लिए बिल्कुल खुले हैं। लेकिन आप जू के अंदर क्या कर रहे हैं, आप उनको बंद करके रख रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखो कि सरकार ने प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे स्टैब्लिश किए, है ना, खुले जंगल जिनको कन्वर्ट किया गया नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर, सो दैट इन लोगों को यहाँ पे बचाया जा सके। राइट प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं ना। अच्छा, अब आप देखोगे इसके अलावा भी जो है कई सारी चीजें लाई गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। नंबर 1 फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं बच्चे, जो सेंट्रल एंड स्टेट सरकारें हैं उन्होंने कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स यहां पे लॉन्च किए, खासकर उन जानवरों के लिए जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा गिर चुकी है, ऐसे जानवरों के लिए जिनकी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है, पॉपुलेशन के हालात बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसे जानवरों के लिए क्या किया गया, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स यहां पे चलाए गए, ठीक है, टू प्रोटेक्ट सर्टेन एनिमल्स। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ये कुछ बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जहां पे एक स्पेसिफिक जानवर पे फोकस किया जा रहा है, उसकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बात करते हैं बच्चों, नाउ कौन कौन से एनिमल्स को इंक्लूड किया गया, फॉर एग्जांपल कश्मीरी स्टैग, इसको हम हंगुल कहते हैं, क्वेश्चन आता है कई बार। वन हॉर्न राइनोसरस, एक सींग वाला गेंडा, अगर आप देखेंगे कभी आप काजीरंगा जाइएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आसाम के अंदर, बड़ा फेमस है यार, किसके लिए, आपके वन हॉर्न राइनोसरस के प्रोटेक्शन के लिए, बचाने के लिए इसको। देन ब्लैक बक चिंकारा, तो ब्लैक बक को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसको आप काला हिरन कहते हैं, तो ब्लैक बक चिंकारा, इसको क्या कहा जाता है, इसको काला हिरन भी कहा जाता है, ठीक है, काला हिरन। और हमारे बॉलीवुड के बड़े फेमस सुपरस्टार हैं, उनकी एक अलग ही कहानी है, आपको पता है बच्चों, ये काला हिरन की अगर बात की जाए तो काला हिरन के चक्कर में जो है बड़ी कहानी बन चुकी है, ठीक है। तो आपको पता है कि काला हिरन कितना प्रोटेक्टेड है। अब देखो लीगल प्रोटेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको पता है कि बड़े फेमस बॉलीवुड स्टार हैं जिनको काला हिरन का चक्कर में, जिनके ऊपर काफी लंबा चौड़ा केस चल रहा है, वो कई बार जेल भी गए हैं इसी वजह से। तो आप देख सकते हो लीगल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। तो काला हिरन एक ऐसा जानवर है, यानी आपका ब्लैक बक एक ऐसा जानवर है जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब ये एंडेंजर्ड है, इसकी जनसंख्या वैसे ही कम है, और अगर इनको और मारा जाता है तो इनकी जनसंख्या और कम हो जाएगी। तो सरकार ने यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन लगा दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया, ठीक है। तो अगर आप इनको नुकसान पहुंचाते हो तो आपको लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ सकता है, फाइन भरना पड़ सकता है, ये सारी चीजें आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चे काला हिरन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट काम करता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो क्रोकोडाइल, देखिए तीनों तरीके के, खारे पानी में रहने वाला, सॉल्ट वाटर में रहने वाला, फ्रेश वाटर यानी नदियों के अंदर रहने वाला, और आपका जो है घड़ियाल जो होता है बच्चे, इनको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, एशियाटिक लायन हो गया, ये वो प्रजातियां थी एनिमल्स की, जानवरों की, जिनको यहाँ पे सरकार बिल्कुल एकदम, सरकार एकदम श्योर हो गई कि भैया अपने को इनको बचाना है, अपने को इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है, डन। नाउ तो फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन यहां पे दिया जा रहा है इन सारे जानवरों को, है ना। फुल का मतलब बहुत सिंपल है, काला हिरण इज द बेस्ट एग्जांपल कि आप अगर नुकसान पहुंचाओगे तो सीधा जेल है भाई, ठीक है, आपको जेल जाना पड़ेगा। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके केस में अगर थोड़ा बहुत नुकसान आपने पहुंचाया है तो हो सकता है आपको बहुत लंबा चौड़ा फाइन भरना पड़े, पैसे देने पड़े इसके बदले में सरकार को, है ना, एज अ पनिशमेंट के फॉर्म में, या फिर पैसे भी देने पड़ सकते हैं और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सरकार का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही था कि अभी क्या करना है हमको, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, कई सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए जिसमें एक पर्टिकुलर जानवर पे फोकस किया जा रहा है ना, इनको बचाने पे फोकस किया जा रहा है, इनको लीगल प्रोटेक्शन देने पे फोकस किया जा रहा है कि अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, इनको कोई मारता है, तो उसको सीधा उठा के जेल में डाल देंगे या फिर उस पर फाइन लगा देंगे, ठीक है। और तभी जो है लोग मानेंगे, बिकॉज अगर लोगों के मन में डर नहीं होगा ना, लोगों के मन में कानून का डर नहीं है, लोगों के मन में लॉस का डर नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो जब लोगों के मन में डर होगा कि अगर हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारी जिंदगी खराब हो सकती है, तब आप देखोगे बच्चे लोग जो है इनको नुकसान पहुंचाना बंद करेंगे। तो सरकार का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है बच्चे, एक बहुत अच्छा कदम माना जाता है, एक बहुत जबरदस्त स्टेप माना जाता है टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नाउ अब अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक बड़े खूबसूरत सी चीजों की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे ठीक बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट की बात करेंगे, उससे पहले एक और बात करते हैं, ठीक है बच्चों। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है यहाँ पे कि 1991 में 1991 में पहली बार ऐसा हुआ था कि सरकार ने पेड़ पौधों की 6 स्पीशीज को यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड किया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे साल, ओके, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे 1991 की, 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम
6 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, सॉरी 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स तो हो गए हमारे, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स वर एडेड टू द प्रोटेक्टेड लिस्ट। वर एडेड टू द प्रोटेक्टेड लिस्ट। डन बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन आता है कई बार कि कब पहली बार जो है प्लांट्स को यहाँ पे ऐड किया गया था प्रोटेक्टेड लिस्ट में। तो 1991 में 6 स्पीशीज थे प्लांट्स के जिनको ऐड किया गया था इन द प्रोटेक्टेड लिस्ट। ये अच्छा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। चलिए आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये आदमी क्या कह रहा है, ये आदमी कह रहा है कि भाई मेरी बात मान, मैं ही टाइगर हूँ, है ना। कितना खतरनाक आदमी, क्या कह रहा है, भैया मेरी बात मान, मैं ही टाइगर हूँ। तुम्हें लगता है ये आदमी किसी एंगल से टाइगर दिख रहा है? किसी एंगल से तुम्हें इंसान टाइगर दिख रहा है? ये आदमी टाइगर की खाल में डॉगेश है, मैं पहले बता रहा हूं तुमको। इस आदमी धोखे मत आना, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको लगता है कि सरकार पैसे देगी, इस वजह से ये आदमी जो है टाइगर बन के घूम रहा है। बहुत नालायक इंसान है भाई, बहुत नालायक इंसान है। ए भैया समोसा बनाओ जाके, क्या कर रहे हो तुम इधर, हैं? ये समोसा मोसा छोड़ करके इसको सुनाई देगा, इसको पता चला प्रोजेक्ट टाइगर चलने वाला है, इसको लगा कि सरकार उसमें फ्री में पैसे देने वाली सारे टाइगर को। ये आदमी टाइगर की यूनिफॉर्म खरीद लाया और टाइगर और शेर बन के जो है यहाँ पे घूमता जा रहा है। तो बहुत नालायक इंसान है, नेक्स्ट लेवल नालायक इंसान, समझ जाओ, ठीक है। आगे हम लोग आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। चलो, तो बहुत सारे प्यारे बच्चों, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के सिलेबस में है उनके साथ एक बार प्रोजेक्ट टाइगर को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आइए बात करते हैं फटाफट से। नाउ अगर आप देखोगे कि 1973 के अंदर जो हमारी अथॉरिटीज थी, सरकारी एजेंसियां, उनको रियलाइज हुआ कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है काफी ज्यादा घट गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो टाइगर पॉपुलेशन 55,000 से रिड्यूस होकर के मात्र 1827 रह गई थी। यार आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा जंप है ये, कितना बड़ा जंप है, कितना बड़ा फॉल है ये। तो 1973 में टाइगर की पॉपुलेशन आप इमेजिन करो यार, 55,000 से घट करके मात्र 1827 रह गई है, जो अपने आप में बड़ी कंसर्निंग वाली बात है। अब सवाल उठता है कि मेजर थ्रेट क्या है ना, मेजर क्या ऐसा खतरा है जिसके चलते टाइगर पॉपुलेशन अभी इतनी कम होती जा रही है? देखिए 3 नंबर खतरे हैं, पोचिंग फॉर ट्रेड, दूसरा है डिप्लीशन ऑफ का बेस स्पीशीज, और तीसरा है हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन। चलिए अगर हम बात करें पोचिंग, तो पोचिंग शब्द का मतलब होता है इलीगल हंटिंग, ठीक है बेटा। अगर आप टाइगर की बात करेंगे, अगर आप टाइगर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चे? टाइगर को हिंदी में कहते हैं बाघ। तो अगर आप टाइगर की बात करेंगे, ठीक है, तो टाइगर के साथ एक बात बड़ी खासियत है कि टाइगर की जो हड्डियां होती है ना बच्चे, हड्डियां, उसको बहुत सारी पुरानी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो टाइगर की स्किन होती है, उससे पहले बड़े बड़े हवेलियां होती थी ना, उसमें शोपीस बना के टांग दिए जाते थे। टाइगर की खाल के जूते बनते थे, पर्स बनते थे, ऐसी बहुत सारी चीजें बनती हैं, जिसके चलते टाइगर को मार करके उसकी हड्डियों को, उसकी खाल को नोच करके निकालना और उसको बेच देना एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस, बड़ा जबरदस्त बिजनेस आप कह सकते हो। मतलब इस बिजनेस का बहुत पैसा मिलता है। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इलीगल रूप से टाइगर को मारना स्टार्ट कर दिया, है ना, जिसको हम कहते हैं पोचिंग फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए इलीगल रूप से टाइगर को मारना चालू कर दिया, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि टाइगर पॉपुलेशन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि टाइगर जो है हमारी तुम्हारी तरह बच्चे कढ़ाई पनीर या बटर चिकन नहीं खाता, ठीक है। देखो मैं तो वैसे ही नहीं खाता बटर चिकन वगैरह, 100% 100% शुद्ध शाकाहारी इंसान, ठीक है। तो अपने को चाहिए एकदम सब्जी अब्जी बढ़िया, फल फूल चलेगा अपने को, चिकन विकन नहीं चलता। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों, तो जो हमारा टाइगर है वो शुद्ध शाकाहारी आदमी नहीं है, वो शुद्ध नॉन वेजिटेरियन आदमी है। उसको चाहिए मांस, उसको चाहिए मीट, वो मीट पे जिंदा रहता है, कढ़ाई पनीर खा के नहीं रह सकता। तुम टाइगर के आगे कढ़ाई पनीर बटर नान डाल दो, क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा यार। ये थोड़ी कहेगा भैया जीरा राइस होते तो और मजा आ जाता है, या ये कहेगा भैया रायता मिलेगा, रायता थोड़ा है। तुम टाइगर को अपने घर बुलाओ खाने पे, कहते हो आइए टाइगर भैया खाने पे आइए, और उसके सामने तुम बटर पनीर जो है, कढ़ाई बटर पनीर एकदम बटर नान के साथ सर्व कर दो, और जीरा राइस डाल दो साथ में, और साथ में थोड़ा थोड़ा रायता डाल दो, तो क्या लगता है टाइगर खाएगा? बेटा टाइगर साइड कर देगा, कहेगा चिकन किधर है, अपन चिकन तंदूरी खाता है, ये सब नहीं खाता अपन, अपने को चाहिए एकदम मटन रोगन जोश, अपने को चाहिए एकदम मटन कलेजी, तो ये सारा चाहिए, बिरयानी लेके आओ यार, बिरयानी किधर है ना। तो ये सब लेके आओगे तो टाइगर खाएगा, है कि नहीं भाई लोग? बट अगर टाइगर को फल फूल खिलाओगे तो टाइगर नहीं खाएगा यार, नॉर्मल सी बात है। तो टाइगर जिंदा रहता है दूसरे जानवरों को मार करके, खा करके। अगर आप जंगल काट दोगे बेटा, तो जिन जानवरों पे ये खाता है, जिन जानवरों पे डिपेंड होता है, तो जंगल वो जानवर भी तो नहीं बचेंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डियर।
हिरन का एग्जांपल लेते हैं। हिरन जो आप कह सकते हो टाइगर का बड़ा फेवरेट फूड है, इसको बहुत मजा आता है हिरन खाने में। हिरन जो है बड़ा चालाक है, हिरन बहुत तेज भागता है। कभी कभी हिरन ब्लंडर्स कर देता है जिसके चलते टाइगर इसको पकड़ लेता है, पकड़ के मार देता है, मार के खा जाता है। सिंपल सी बात है। अब मार के कड़को तो खेलेगा नहीं इसके साथ, है ना। ऐसा थोड़ी करेगा कि आओ हिरन अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हिरन कहाँ से तुम जाओ, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे की हिरन के साथ अक्कड़ बक्कड़ तो खेलेगा नहीं, या क्रिकेट तो खेलेगा नहीं, खो खो तो खेलेगा नहीं। तो क्या करेगा, हिरन को मारेगा, मार के खा जाएगा। अब समस्या ये कि आपने क्या किया, जंगल काट दी। जब आप जंगली काट दोगे तो बेचारा हमारा हिरन किस पे जिंदा रहता है, पेड़ पौधे पे। अगर इसके लिए पेड़ पौधा ही नहीं बचेगा तो आप देखेंगे हिरन की भी पॉपुलेशन डाउन होगी, वो भी बेचारा मर जाएगा। और जब वो मर जाएगा तो हमारा टाइगर खाएगा क्या यार, टाइगर को भी तो खाने के लिए चाहिए। तो हो क्या रहा है कि आप जब जंगल काट रहे हैं तो जंगल के जंगली जानवर भी जंगल छोड़ के भाग रहे हैं, कहीं कहीं चले जा रहे हैं। तो अगर जंगल के अंदर खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो टाइगर जिंदा कैसे रहेगा, है ना। तो अगर आप देखोगे कि प्रे का मतलब होता है शिकार, तो अभी टाइगर जिसका शिकार करता है वो वाली स्पीशीज भी खत्म होती जा रही है। तो वो जानवर भी आप देखेंगे खत्म होते जा रहे हैं। तो टाइगर जिसका शिकार कर रहा है, जिसको मार के खा रहा है, बेटा जब वही स्पीशी नहीं बचेगी, वही जानवर नहीं बचेंगे तो टाइगर क्या हो जाएगा, भूख से मर जाएगा, है ना। तो ये भी एक कॉज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, हम क्या है कि टाइगर के इलाके में घुस चुके हैं। अगर आप देखोगे कि हम लोग अपने घर बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क आप जाओगे, जितना टाइगर आपको नहीं मिलेगा वहां पे, उससे ज्यादा आपको होटल्स और रिजॉर्ट्स मिलेंगे। लोग वहां टाइगर देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को टाइगर छोड़ो, वहां नदी किनारे बैठना है, इंस्टाग्राम रील बनानी है। पहाड़ मुझे बुला रहे, अरे पहाड़ नहीं बुला रहे भाई तुमको, सिंपल सी बात है, जबरदस्ती पहाड़ मुझे बुला रहे हैं। तुम अपने साथ साथ 5-6 लोगों को और मोटिवेट कर देते हो, भैया पहाड़ चलते हैं। तो आपने देखा होगा ना, इंस्टाग्राम पे रील आती है, एकदम भैया होते हैं चाय का कप लेकर के पहाड़ पे बैठे होते हैं, उसके ऊपर एक मैगी होती है। यार पहाड़ों वाली मैगी की बात अलग है, अरे पहाड़ों वाली मैगी की बात छोड़ो, तुम जो वहां कूड़ा करके आ रहे हो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो वहां पहाड़ तुम्हें नहीं बुला रही, आओ भैया बहुत दिन हो गए पहाड़ नहीं आए, आ जाओ यार आ जाओ, बहुत बोर हो रहा हूं मैं। पहाड़ ऐसा नहीं कहता, पहाड़ तुमको कहता है आके कभी कि भैया बहुत दिन हो गए पहाड़ पे बैठ के मैगी नहीं खाया यार तूने पहाड़ों वाली है, अरे आओ यार आओ, क्या कर, अरे रील बनाओ भैया, क्या बात है, फेमस होना चाहते हैं, पहाड़ है हम, मजाक थोड़ी चल रहा है, पहाड़ है हम, इज्जत है हमारी, है कि नहीं भाई, हमको चाहिए फुल रिस्पेक्ट। आओ भैया मैगी खाओ, चाय बना के रील बनाओ, लोगों को 5-6 लोगों को मोटिवेट करो, कूड़ा फेंक के जाओ, पहाड़ है हम लोग, फेमस होना चाहते हैं। पहाड़ ऐसा बोलता है क्या तुमको, नहीं बोलता भाई। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नेक्स्ट लेवल बढ़ती जा रही है। तो देखो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ना जितनी प्रॉब्लम, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग नेचर की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। हम लोग जहां जाते हैं कूड़ा फेंक के चले आते हैं ना, पहाड़ों में गए गंदगी करके आ गए, बॉटल फेंक दी, खाया पिया उधर उधर फेंक दिया। और मजे की बात तो ये यार कि हम लोग को इतना सा भी केयर नहीं होता कि हम उस कूड़े को उठा करके या तो डस्टबिन में डाल दें या तो अपने साथ रख लें, और जहां डस्टबिन दिखे वहां फेंक दें। लेकिन हमारे अंदर चुल मस्ती रहती है कि नहीं भैया कूड़ा खाया तो फेंक देते कहीं ना कहीं। लिटरली आई वाज सो शॉक्ड। इनफैक्ट मैं 2-3 वाटरफॉल्स गया था, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। वाटरफॉल के अंदर यार कूड़ा है, अंदर पानी में, साफ सुथरे पानी में लोगों ने कूड़ा फेंक रखा है। पीपल वहीं लोग वहीं वाटरफॉल में बैठ करके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक पीकर वहीं फेंक दिया वाटरफॉल के पानी में, और उसी में नहा रहे हैं यार। मजे की बात तो ये खुद ही कूड़े में नहा रहे हैं, अलग लेवल का मजा है ये भी, है कि नहीं। तो लोगों ने अखंड कूड़ा मचा रखा है। सो दिस इज कॉल्ड डिसरिस्पेक्टिंग नेचर। उसके बाद आ जाओगे भैया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अरे भैया तुम ही कर रहे हो, डेफिनेट सी बात है कि नहीं। तो हमने क्या किया, जो बढ़ती हुई ह्यूमन जनसंख्या है इसने क्या किया है, जंगलों को बर्बाद कर दिया है। अब जब जंगल ही नहीं बचेंगे, ना वहां पे रहने वाले जानवर बचेंगे, तो टाइगर खाएगा क्या, टाइगर रहेगा कहां। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन करती जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर कारण थे टाइगर पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने के। अब आगे बात करते हैं बच्चों फटाफट से ना। अब द पॉइंट इज वेरी सिंपल, अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे कि जो टाइगर की स्किन है, टाइगर का जो खाल है, उसका आप देखेंगे व्यापार होता है, क्यों, और टाइगर की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है आपके कई सारे मेडिसिन में। खासकर अगर आप देखोगे तो एशियन कंट्रीज के अंदर जो है इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई। तो आप देखिए टाइगर की हड्डियां हैं वो कई सारी पुरानी दवाइयों में इस्तेमाल की जाती थी। एज अ रिजल्ट जो एशियन कंट्रीज हैं, खासकर यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन काफी कम है, क्योंकि टाइगर को इलीगल तरीके से मारा जा रहा है इन सब चीजों के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि भारत और नेपाल दो ऐसे देश है जहां पे करीब 2/3 पॉपुलेशन है सर्वाइविंग टाइगर्स की। यानी दुनिया में जितनी भी टाइगर बचे हुए हैं उसका 2/3 पॉपुलेशन कहां पाया जाता है, इंडिया और नेपाल में। तो डेफिनेट सी बात है, ये जो इलीगल हंटर्स हैं, जो इलीगल व्यापारी हैं, जो टाइगर की खाल को बेच करके, टाइगर की हड्डियों को बेच करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इनकी नजर कहां पड़ेगी, भारत और नेपाल में। तो भारत और नेपाल क्या बन गए, प्राइम टारगेट्स बन गए, किसके, ऐसे इलीगल शिकारियों के। अब क्या है कि इंडिया और नेपाल के अंदर आप देखोगे तो इस टाइप की एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है।
और इसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके टाइगर पॉपुलेशन को स्टेबल करना, यही ऑब्जेक्टिव था आपके प्रोजेक्ट टाइगर का। तो हम क्या देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर को, फिर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये दो नेशंस क्या बन गए, प्राइम टारगेट्स बन गए यहाँ पे इलीगल व्यापार का। तो आज रिजल्ट प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया 1973 के अंदर, जिसका प्योर ऑब्जेक्टिव था कि इस प्रकार की एक्टिविटीज को बंद किया जाए, टाइगर पॉपुलेशन को स्टेबल किया जाए, है ना, स्थिर किया जाए और साथ ही साथ बढ़ाया जाए। तो अभी आप देखोगे तो प्रोजेक्ट टाइगर फिलहाल अभी तक सक्सेसफुल रहा है और हम कह सकते हैं कि टाइगर पॉपुलेशन काफी ज्यादा बड़ी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जबरदस्त एफर्ट है। तो ये बात समझाता है कि यार अगर सरकार चाहे, लोग चाहें, तो किसी भी चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कहां टाइगर पॉपुलेशन भारत में 1827 पहुंच गई थी और अभी टाइगर पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो एक बड़े पॉजिटिव साइन है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है हम सारे लोगों के लिए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नाउ डन। चलिए चलो तो आगे बात करेंगे हमारे सारे बच्चों के साथ। लेट्स मूव फर्दर। चले तो यहां तक सवाल हो गया, यहां तक कहानी हो गई। चलिए आइए एक सवाल करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स मैं आपके साथ लिखता हूं। चलो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए हर बार आता है। आइए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट से और क्वेश्चन को करते हैं। चलो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। कुछ बढ़िया सा नाम चूज करते हैं, कुछ बढ़िया सा जबरदस्त सा नाम चूज करते हैं कुछ। चलिए श्वेता, लेट्स टॉक अबाउट श्वेता। श्वेता एक बड़ी ब्राइट स्टूडेंट है। श्वेता was reading an article on Shweta was reading an article on conservation practices being followed in national parks across India. In national parks across India. In national parks across India. Done. Identify the act. Identify the act that laid the foundation of protected areas इन इंडिया। ठीक है डन। चलिए चार ऑप्शन दूंगा मैं आपको यहां पे। प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड तीसरा है बच्चे आपका कंजर्वेशन एक्ट। डन। चलिए तो बालक यहां पे आपके पास पूरे पूरे 15 सेकंड से आंसर करने के लिए। चलिए जल्दी से 15 सेकंड से स्टार्ट करिए फटाफट से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है बच्चों यहाँ पे, श्वेता वाज रीडिंग एन आर्टिकल ऑन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड इन नेशनल पार्क्स अक्रॉस इंडिया। आइडेंटिफाई द एक्ट दैट लेड द फाउंडेशन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। चलिए चार ऑप्शन थे, बहुत इजी सा सवाल है, इजी सा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर दीजिएगा। डन बच्चों। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपको याद हो, जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो नेशनल पार्क्स थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे, बायोस्फीयर रिजर्व्स थे, इन सारी चीजों को प्रोविजन किससे आया था? इन सारी चीजों को प्रोविजन आया था ऑप्शन नंबर सी, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, जो कि लॉन्च किया गया है कब? हमारा 1972 के अंदर, 1972 में आया था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसने सारे एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज में कन्वर्ट किया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया भाई लोग? समझ में आया बच्चा वाड़ी? समझ में आया बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। ओके चलिए, काफी खतरनाक। अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आता है कि सर इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स कौन कौन सी भारत में। ठीक है चलिए, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन कई बार इनसे आता है। चलो तो क्या करते हैं, बढ़िया से सुंदर सी प्यारी सी लाइन बना लेते हैं। सुंदर सुंदर लाइन है
और इस लाइन के साथ हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की बात। ठीक है, देखो बहुत सारी हैं, आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं है, सारा याद करने से मतलब सारा नहीं आता, तो कुछ कुछ आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपका नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क या फिर आपका टाइगर रिजर्व। डन। और दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। डन बच्चों, चलिए तो एक तो लोकेशन हो गया, दूसरा हो गया नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, इसका नाम क्या है। ठीक है, डन, सॉलिड है। चलिए तो आप भी नोट्स बना लीजिएगा, मतलब आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स पता है ना बेटा कहाँ से डाउनलोड करने हैं? नोट सारे बच्चों को पता है कि कहाँ से डाउनलोड करने हैं बेटा? बहुत सिंपल है, नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, पीडब्ल्यू ऐप पे जाना है। ठीक है, लिंक आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बहुत ईजी होता है, जब वीडियो होती है ना उसके नीचे टाइटल होता है, उसके नीचे आप देखोगे वीडियो के बारे में लिखा होता है कि क्या क्या है इस वीडियो के साथ। तो उसमें शो मोर पे आप क्लिक करेंगे, जैसे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका यहाँ पे उड़ान बैच दिख जाएगा, उड़ान वाईटी, उस पर आप क्लिक करिएगा, वो लिंक आपको सीधा लेके जाएगा पीडब्ल्यू के वेबसाइट पे, पीडब्ल्यू के ऐप पे। तो नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, आप देख सकते हैं। तो वहां से आप जाकर के ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है नोट्स का। तो आप बड़ी आसानी से जाइए, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके जो है आप अपने पास मेंटेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, डन है बच्चों। तो ये छोटी सी बात थी, आपको बता दी, कई बार बच्चों को नहीं पता होता, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नंबर 1 आई, तो बहुत सारी बातें करेंगे बच्चा वाड़ी, चलिए बात करते हैं फटाफट से। ओके, तो हम लोग बात करते हैं नंबर 1 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो सब बच्चों को पता है कि कॉर्बेट कहां पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉर्बेट की। तो कॉर्बेट आपको पड़ता है बच्चे उत्तराखंड के अंदर, मैंने आपको बता भी दिया रास्ता कैसे कैसे जाना है उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है। चलिए, कॉर्बेट के बाद अगर मैं बात करूं आपसे सुंदरबन, तो सुंदरबन कहाँ का फेमस है बच्चे? सुंदरबन में आपको पता हो तो दो चीजें मिलती हैं। ठीक है, नंबर 1 आपके रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, और दूसरा मिलता है आपका सुंदरी ट्रीज। तो ये सुंदरबन इलाके में, सुंदरबन कहाँ पड़ता है? आपके वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, तो अगर कभी यहाँ जाना है तो आप यहाँ घूम के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगर आप जाएंगे गॉड जोन कंट्री यानी केरला, तो वहां पे आपको मिलेगा पेरियार टाइगर रिजर्व। क्या मिलेगा बच्चों आपको यहाँ पे? पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पेरियार के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा केरला। डन। अब मान लीजिए कभी अगर आप आसाम घूमने जाएं तो आपको आसाम में मिलेगी मानस टाइगर रिजर्व। तो कभी अगर आप आसाम घूमने जाइएगा तो बेटा मानस टाइगर रिजर्व काफी ज्यादा घूम के आइएगा। ठीक है, चलिए फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आपको जाना हो बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? बांधवगढ़ के लिए आपको जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश। खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारा स्टेट है, तो आप चले जाइए मध्य प्रदेश। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी बांधवगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि अगर आपको आपनो राजस्थान जाना है तो यहाँ पे आपको सरिस्का मिल जाएगी और रणथंभौर मिल जाएगी। तो सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों ही कहाँ पर पड़ते हैं बच्चे? सरिस्का और हमारी रणथंभौर। अगर ये दोनों जगह आपको घूमने जाना है तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे राजस्थान, यानी पधारो हमारे देश। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए बेटा, हालांकि लिस्ट लिखने बैठूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, चलिए तो अगर आप देखेंगे कुछ मेजर हैं जो आप याद रखोगे तो आपको कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। फॉर एग्जांपल कॉर्बेट उत्तराखंड, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मानस आपको मिलेगी आसाम के अंदर, बांधवगढ़ के लिए आपको मध्य प्रदेश आना पड़ेगा, और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना है, अगर आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व जाना है या रणथंभौर जाना है तो आप कहां जाएंगे? राजस्थान। सरिस्का के लिए जब आप कभी सरिस्का जाएंगे तो आप कुछ मत करिए, यहां से अगर आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली से पकड़िए अलवर की ट्रेन, अलवर की ट्रेन में बैठिए, सरिस्का उतरिए, सरिस्का उतर के वहां जंगल सफारी बुक करिए, बढ़िया जंगल सफारी करिए। उसके बाद अलवर का फेमस मिल्क केक जिसको मावा कहते हैं वो खाना मत भूलना, बिकॉज वो टेस्टी बहुत होता है। अगर कोई बच्चा अलवर से मुझे देख रहा है तो यार हाय बोल दो फटाफट से, है ना। और अलवर का मावा भाई जब मैं आऊंगा कभी अलवर घूमने तो बिल्कुल बिल्कुल मिल के खाएंगे अपन। ठीक है, तो अलवर में पहली बात तो सरिस्का घुमा देना, दूसरी बात अपन मिल के अलवर अलवर का मावा खाएंगे। ठीक है, तो अलवर का मावा, और अलवर के अंदर एक बड़ा जबरदस्त ढाबा है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उसकी जो दाल रोटी है ना, आय हाय क्या टेस्टी यार। तो मेरे को आज भी उसका स्वाद याद है, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। तो आप भी अगर अलवर जाइएगा तो जरूर जाइएगा, जरूर खाइएगा और एंजॉय करिएगा। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, अरावली से घिरा हुआ है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि मानसून टाइम पे जाएगा। अगर आपको अरावलीज की सुंदरता देखनी है ना, आप हमेशा मानसून में ट्रैवल करो, आपको बहुत सुंदर लगेगा। अरावलीज आर ब्यूटीफुल यार, अरावलीज बहुत सुंदर है, लेकिन अरावलीज की सुंदरता आपको मानसून सीजन में ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, चलिए
तो फिलहाल ये कुछ टाइगर रिजर्व्स है, हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेट्स मूव फर्दर। चलिए अब क्या है बच्चों, अगर मैं बात करूं कि अभी क्या है कि मेजर मेजर पॉपुलेशन पे फोकस करने के बाद सरकार को लगा कि अभी बाकी पेड़ पौधों पे, बाकी जानवरों पे भी फोकस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एज ए रिजल्ट आप देखोगे कि कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। ठीक है, जो अभी सरकार का जो मुद्दा है बहुत क्लियर है। सरकार अभी क्या चाहती है कि पहले तो सरकार ने सिर्फ कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट, स्पेशल एनिमल्स पे ही फोकस किया था, लेकिन अभी सरकार को यह लग रहा है कि कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, कई सारे ऐसे जंगली जानवर हैं, या कई सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनको बचाने की जरूरत है, बिकॉज इनका पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रहा है। तो शुरुआत जब की गई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तब उसका पूरा फोकस था कुछ स्पेसिफिक जानवरों को बचाने में, लेकिन धीरे धीरे फोकस जो है शिफ्ट होता गया और कंप्लीट बायोडायवर्सिटी को कवर करना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन गया। बायोडायवर्सिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास के स्टार्टिंग में, जिसने वीडियो नहीं देखा प्लीज स्टार्टिंग में जाके देखिएगा बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं अभी यहाँ पे, किसको बचाने के लिए? कीड़े मकोड़ों को बचाने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बच्चे बहुत सारे कीड़े हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। कीड़े को तो हमको समझते ही नहीं, कीड़ा उड़ा होता है मार देते हैं। आपने देखा पतिंगा आता है, पतिंगा बड़ा सा ब्राउन कलर का आपके घर में उड़ के आता है, आप क्या करते हो? झाड़ू लेके मार देते हो। मम्मी कहती है अरे पतिंगा आ गया, पतिंगा आ गया। मेरे घर में ऐसे ही होता है भाई, है ना। अगर मेरी मम्मी पतंगा देख लें तो मम्मी इज लाइक अरे पतंगा आ गया, पतंगा आ गया। मैं कहता हूँ अरे भाई उड़ जाएगा, क्या टेंशन है? मम्मी कहती है अरे नहीं 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 नहीं, उड़ेगा कैसे? अगर इधर उधर घुस गया तो क्या करेंगे? मैंने कहा भैया कोई टेंशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ अभी, मैं ऐसा झाड़ू लेता हूँ, झाड़ू कैसे ऐसे पतंगे पे रखता हूँ, पतंगे को ऐसा रोल करता हूँ, तो क्या है ना झाड़ू में फंस जाता है। फिर उसके बाद उसको लेके जाता हूँ बाहर और बाहर जाके छोड़ देता हूँ। तो इससे क्या होता है, पतंगे की जान भी बच जाती है और पतंगा घर से बाहर भी चला जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है। मैंने ये वैसे एक्सपर्टीज देख लिया। छोटे में क्या करता था यार, मैं मार देता था। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने कितने सारे पतंगों की, कीड़ों की हत्या की है। तो कीड़ों की हत्या करना भी पाप है यार, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं कीड़े को ऐसे झाड़ू में फंसा लेता हूँ, फंसाने के बाद ऐसे उड़ा देता हूँ बाहर की तरफ, तो कीड़े की जान बच जाती है, अपना काम हो जाता है कि नहीं भाई? इसको कहते हैं सस्टेनेबल तरीके से कीड़ा बचाना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है ना बच्चों? तो वैसा ही दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल कंजर्वेशन। किस तरीके से झाड़ू में फंसाइए, देखो मैं टिक बताता हूँ तुमको, बहुत आसान है। तो अगली बार तुम्हारे यहाँ कीड़ा है तो क्या करना है, मारना नहीं है उसको। ठीक है, ऐसे झाड़ू लेनी, झाड़ू है ना, सीख वाली मत लेना, फुल झाड़ू लेना। झाड़ू लेनी है, कीड़े के पास जाना है, उसको कीड़े को पहले ट्रस्ट दिलाना है, भरोसा दिलाना है कि भाई तू बैठ जा झाड़ू पे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक बार कीड़े को ट्रस्ट हो गया, भरोसा कर लिया उसने आपके ऊपर, कीड़ा आपकी झाड़ू पे बैठ जाएगा। अब वो क्या करना है, कीड़े को ऐसा ट्विस्ट ट्विस्ट करना है, झाड़ू को ऐसे ट्विस्ट करना है, तो कीड़ा उसमें फंस जाएगा। अब अपने घर के बाहर जाना है, खिड़की के बाहर जाना है और ऐसे झाड़ू को झाड़ देना है, तो कीड़ा उड़ जाएगा। सिंपल एंड भाई सस्टेनेबल कंजर्वेशन है कि? देखो कितना लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया तुमको मैंने। कंजर्वेशन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अभी आप देखोगे क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, कि हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, इंसेक्ट्स को बचाना है। ठीक है, पेड़ पौधों को बचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1980 और 1986 यानी 1980 और 1986 के अंदर एक नोटिफिकेशन ऐड किया गया। उस नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पे फोकस किया जा रहा था बटरफ्लाइज, मॉथ जो पतंगा होता है, बीटल लाल कलर का कीड़ा होता है, उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं, ड्रैगन फ्लाई जो आपकी टिड्डियां वगैरह होती है, इन सब की पॉपुलेशन को भी खतरा हो रहा है। तो जिन जिन स्पीशीज को खतरा था ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की, उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड कर दिया गया। कि सिंपल सी बात है कि अभी इनको भी हम लोग संरक्षण देंगे, इनको भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो ये जो है आप कह सकते हो कि मेजर आइडियोलॉजी थी हमारी। डन। तो अभी सरकार क्या कर रही है कि सिर्फ कुछ जानवरों पे फोकस ना करके कंप्लीट बायोडायवर्सिटी को प्रिवेंट करने का, बचाने का ट्राई कर रही है। ये सरकार का क्या है बच्चे, सरकार का एफर्ट है। चलिए बात करते हैं भारत के जंगलों की। देखिए जंगल जो है ना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट जंगल हैं। जंगल की अगर हम बात करें तो जंगल हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और जंगलों को मैनेज करना भारत में कोई नई बात नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो भारत में जंगलों को मैनेज करने के लिए हमारा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो कि सरकारी अथॉरिटी है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ जो कई बार लोकल लोग हैं आप देखोगे वो भी जंगल को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे भारत के अंदर कई सारी आदिवासी प्रजातियां हैं, वो जंगल को बड़ा इंपॉर्टेंट मानती हैं, बिकॉज उनका जो सर्वाइवल है, जो उनका जीवन है, उसके सारे नीड्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं, उसके सारे नीड्स डिपेंड कर रहे हैं आपके जंगल के ऊपर। तो जंगलों को रिस्पेक्ट भी करती है, उनको लगता है कि जंगल के जो वन देवी हैं, जो वन देवता हैं, वो उनको सामान देते हैं जिसको यूज करके अपने जीवन को चलाते हैं। और रिस्पेक्ट में है ना, बदले में ये लोग भी जो है जंगल को प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो एक बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस है जो हम कह सकते हैं हमारे भारत में बहुत जमानों से चलती चली आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं नाउ, चलो लेट्स मूव फर्दर। चलिए तो पहले बात करते हैं बच्चे, पहले बात कर लेते हैं भाई जंगल को आप किस किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हो। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे जंगल को कैटेगरीज में डिवाइड करने का, तो नंबर 1, कई बार क्या होता है बच्चे, आप देखोगे नंबर 1 कैटेगरी आती है रिजर्व फॉरेस्ट।
रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब है कि अभी ऐसे जंगल है जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिसको आप बचा रहे हो, ठीक है। नंबर 1, आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा का जो जंगल का इलाका है उसको हमने डिक्लेयर कर दिया है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। और कंजर्वेशन की नजरिए से देखा जाए तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जंगल है, बिकॉज यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जंगलों को एकदम प्रोटेक्ट कर दिया कि जंगलों को बचाना है अभी, ठीक है। इतना हिस्सा हमने रिजर्व कर दिया कि अभी इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। इसमें जो भी एक्टिविटी होगी बहुत कंट्रोल तरीके से की जाएगी। तो टोटल जंगल का जो आधा एरिया आप कह सकते हैं वो अभी रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट इस शब्द का मतलब होता है बचाना। तो अभी ये वो जंगल हैं जिनको फर्दर डिप्लीशन से बचाया जा रहा है, ठीक है। तो जंगल का वो हिस्सा है जिसको आगे और खराब होने से अभी बचाया जा रहा है। तो कितना प्रतिशत जंगल को अभी प्रोटेक्टेड कह सकते हैं, लगभग लगभग 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। तो यानी भारत का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3 इलाका किसमें आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, तो यानी ये वो जंगल है जिनको अभी आगे खराब होने से यहाँ पे बचाया जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। आगे बात करते हैं अनक्लास फॉरेस्ट। देखिए क्या है बच्चों कि हमारे देश में अगर आप देखोगे कुछ ऐसे जंगली इलाके हैं जो सरकार के अंडर भी आते हैं, कभी कभी कुछ प्राइवेट लोगों के अंडर भी आते हैं और कभी कभी कुछ कम्युनिटीज के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, अभी एक मूवी आई थी भेड़िया, आपको याद है, वो वरुण धवन की मूवी है ना, इसका वाला गाना कौन सा गाना था भाई, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है यार, है ना। तो तुम बताओ बाकी सब ठीक, बच्चे कहेंगे हाँ सर बस चल रहा है। एग्जाम की हालत कैसी भाई, बाकी सब ठीक, अरे अरे सर चल रहा है सर, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो वो मूवी में दिखाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश वो लोग जाते हैं ना, और अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, वो लोग रोड बनाने जा रहे हैं, एक रोड का प्रोजेक्ट है, और वहां के जो ट्राइबल लोग हैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, क्योंकि रोड बनाने के लिए जंगल काटना पड़ेगा, जंगल के बीच से रोड निकालनी पड़ेगी। और वहां के जो लोग हैं क्या करते हैं भैया, जंगल को बिल्कुल काटने के बिल्कुल खिलाफ है, बिकॉज वहां के जो आदिवासी हैं, वहां के जो ट्राइबल्स हैं, वो मानते हैं कि जंगल पे उनका अधिकार है और जंगल उनकी हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जंगल उनकी हर एक चिंताओं को दूर करता है। एज ए रिजल्ट जंगल को बचाना, जंगल को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल इस बात के अगेंस्ट है कि जंगल के बीच से रोड बनाई जाए। फिर क्या होता है, वरुण धवन मानता नहीं, उनको पैसे वैसे देता है, आईफोन देता है कि भैया मान जाए वहां की यंग जनता। लेकिन फिर आप देखते हैं कि उसको भेड़िया काट लेता है, फिर वो खुद भेड़िया बन जाता है, फिर भेड़िया भेड़िया खेलते हैं वहां पे, उसके बाद लास्ट में पता चलता है कि भेड़िया कोई और था, फिर वो भेड़िया भेड़िया खेलते हैं आपस में। तो यही सब हिसाब किताब चलता रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये मूवी बड़ी जबरदस्त आई थी, है ना, जिन बच्चों ने देखी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने देखा होगा कि अरुणाचल साइड चले जाइए, नागालैंड साइड चले जाइए, तो यहाँ पे जंगली इलाका बहुत ज्यादा है, बहुत जंगल है यहाँ पे। लेकिन मजे की बात क्या है कि जंगल पे कंट्रोल जो है ना, वो बच्चे पूरी तरीके से सरकार का भी नहीं है। रीजन क्या है, सरकार इंटरफेयर भी नहीं करती। रीजन ये है कि यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं, आदिवासी लोग हैं, वो लोग जंगल को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, जंगल को बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा इज्जत देते हैं वो लोग, बिकॉज उनके जितना भी जनजीवन है, उनका जो लाइवलीहुड है, वो जंगलों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे जंगलों को हम लोग क्या करते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट में डालते हैं, ठीक है। तो अनक्लास फॉरेस्ट क्या है, सम फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स, जो दोनों ही को बिलोंग करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी, सरकार को भी, और कुछ कम्युनिटीज को भी, ठीक है। ऐसे आपको जंगल कहां मिलेंगे, ऐसे जंगल आपको जनरली मिलने वाले हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में और या फिर गुजरात के कुछ हिस्सों में, ठीक है बच्चे। तो ये कहलाते हैं आपके अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है, डन। चलो अब मैं आगे बात करता हूं बच्चे, हमारे देश में आपको अलग अलग फॉरेस्ट कहां कहां मिलने वाले हैं, ठीक है। नंबर 1 पहले बात करते हैं परमानेंट जंगल यानी परमानेंट फॉरेस्ट की। अब देखिए परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है, नंबर 1, कई बार क्या होता है जो आपके रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उन्हीं को हम परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये तब कहा जाता है जब आप इन फॉरेस्ट से बड़ी केयरफुल तरीके से लकड़ियां निकाल रहे हो, ठीक है, सक्सेसफुल प्रोटेक्शन द्वारा आप यहां से लकड़ियां निकाल रहे हो, और इस केस में आप ऐसे जंगलों को कह सकते हैं परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। तो परमानेंट फॉरेस्ट आप ये कह लीजिए कि रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एक अलग सा नाम है, एक दूसरा सा नाम है, ठीक है। और ये नाम तब दिया जाता है जब इनके अंदर से आप लकड़ियां निकाल रहे हो थोड़ी सी, ठीक है, दैट्स ऑल, याद रहेगा बच्चों। चलिए बात करते हैं फटाफट से आगे। डन प्यारे बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट से मेरे को जल्दी से, है ना, जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे सारे बालक। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे हमारे सारे बच्चे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो मुझे ये बताओ कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अगर मुझे घूमने जाना हो तो यहाँ पे मुझे कौन से स्टेट में जाना पड़ेगा जो मुझे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मिल जाए। चलिए सारे बच्चे बताएंगे कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए मुझे कौन से स्टेट में जाना पड़ेगा। चलिए सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चों, कम ऑन फटाफट से। डन डन, चलो सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि अगर मुझे बांधवगढ़ जाना हो तो कहां जाना पड़ेगा। सही जवाब है मध्य प्रदेश। अभी मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि जो परमानेंट फॉरेस्ट है, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जंगल का इलाका है उसका 75% जो है अभी परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर ही आता है,
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक फर्दर। तो परमानेंट फॉरेस्ट क्या होते हैं बच्चों, लिख लीजिएगा इसको, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, reserved and protected forest are sometimes called permanent forest, ठीक है। now they are used to produce टिम्बर यानी लकड़ी and other forest products and other forest produce या फिर प्रोडक्ट्स, डन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का 75% जो फॉरेस्ट एरिया है इज अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, इज अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, डन बच्चों। चलिए ओके, अगर आप देखोगे बच्चा बाड़ी तो हमने क्या देखा कि परमानेंट फॉरेस्ट क्या होते हैं, यानी रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम लोग कभी कभी परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। और जब भी ऐसा कहा जाता है तो आप ध्यान रखिए कि इन जंगलों से आप क्या निकाल लें, लकड़ी निकाल लें, और लकड़ी के साथ साथ और भी जो जंगल के प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको निकाल लें, लेकिन बड़े केयरफुल और सक्सेसफुल तरीके से, है ना। यानी इस प्रकार से निकाला जाता है कि जंगलों को यहाँ पे नुकसान ना हो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट देखने हैं तो रिजर्व फॉरेस्ट के लिए आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड जाइए, केरल जाइए, तमिलनाडु जाइए, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं रिजर्व जंगल। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो बच्चे आपके बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा और राजस्थान के जो जंगल है वो काउंट किए जाते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। और अनक्लास फॉरेस्ट आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, प्लस सम पार्ट्स ऑफ गुजरात के कुछ इलाके जिनके जंगलों को हम किस में काउंट करते हैं बच्चे, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, जिनके जंगलों को हम किस में काउंट करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं इन द अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि भारत में जंगल किस प्रकार से बटे हुए हैं, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको देखने को मिलता है परमानेंट फॉरेस्ट, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 75% जो है जंगल का इलाका परमानेंट फॉरेस्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हमने देखा रिजर्व फॉरेस्ट अगर देखने जाना हो तो कश्मीर जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, उत्तराखंड जाइए, केरल जाइए, तमिलनाडु जाइए, वेस्ट बंगाल जाइए, महाराष्ट्र जाइए, ठीक है, डन। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें बच्चों तो हम लोग कहां कहां जा सकते हैं इनको देखने के लिए, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, ठीक है, राजस्थान। तो ये यहाँ के जितने भी इलाके कहां आते हैं बच्चा आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। और अगर आप अनक्लास फॉरेस्ट की बात करेंगे तो हमें कहां जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट और कुछ गुजरात के हिस्से जो काउंट किए जाते हैं आपके अनक्लास फॉरेस्ट के अंदर, डन बच्चों। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी आपकी करंट एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके हिसाब से आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, दैट इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक समूह, लोगों का एक समुदाय, ठीक है। और किस प्रकार से लोग भारत के अंदर जो है चीजों को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं, यही हम पढ़ेंगे आज के इस एग्जाम्पल्स में। तो नंबर 1 अगर हम बात करें, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज भारत के अंदर नई नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जंगल जो है बहुत सारे कम्युनिटीज का घर है हमारे देश के अंदर, बहुत सारे आदिवासी जो हैं बच्चे जंगल पे ही डिपेंड करते हैं अपने सारी जरूरतों के लिए, अपने सारे नीड्स के लिए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। नंबर 1 सरिस्का टाइगर रिजर्व एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट करता है। अगर आप बात करेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व पड़ती है राजस्थान के अंदर। अब यहाँ दिक्कत समस्या ये थी कि यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग माइनिंग एक्टिविटी कर रहे थे, और माइनिंग एक्टिविटी से क्या होता है कि पूरी टाइगर रिजर्व यहाँ पे डिस्टर्ब होती। सरिस्का मैंने आपको कहां बताया, सरिस्का पड़ती है अगेन अलवर वाले इलाके में। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ के जो गांव वाले थे इसके अगेंस्ट भिड़ गए, उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ये प्रोटेक्टेड एरिया है और आप यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो गांव वालों ने मिल करके सक्सेसफुली आप कह सकते हैं माइनिंग एक्टिविटी के अगेंस्ट फाइट किया है सरिस्का टाइगर रिजर्व में। इन्होंने किसकी मदद ली, इन्होंने मदद ली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की टू स्टॉप दिस, बिकॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि कोई भी ऐसा कंजर्व्ड एरिया, कोई भी ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है ना, जहां पे जो पॉपुलेशन है उस जानवर की बड़ी सेंसिटिव है ना, यानी अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, तो वहां पे जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा।
तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से माइनिंग एक्टिविटी यहाँ बिल्कुल इलीगल थी, और यहाँ पे क्या किया है, गांव वाले भिड़ गए माइनर्स के साथ कि हम आपको नहीं करने देंगे, बिकॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ये इलीगल है। तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल प्रेजेंट करता है कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने एक गलत चीज के अगेंस्ट फाइट किया यूजिंग अ लॉ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी अलवर राजस्थान से ही आता है कि अगर आप देखोगे 5 गांव के यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है, 1200 हेक्टेयर का जो इलाका है जंगल का, उसको डिक्लेयर कर दिया है भैरव देव डाकू सेंचुरी। तो 1200 हेक्टेयर का इलाका काफी बड़ा इलाका है जंगल का। अभी यहाँ पे जो 5 गांव के लोग हैं, 5 विलेजेस के लोग हैं, इन्होंने कहा है कि भैया ये वाला इलाका पूरा प्रोटेक्टेड है, इसको नाम दे दिया है भैरव देव डाकू सेंचुरी का। तो यहाँ पे बिना गांव वालों की परमिशन के कोई भी इंसान नहीं जा सकता, और सरकार भी इनका साथ देती है, बिकॉज सरकार ये बात समझ रही है कि लोग जो है लोकल लेवल पे जंगलों को बचाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे विलेजर्स क्या है, अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, हंटिंग पूरी तरीके से बैन है, एंड किसी भी प्रकार के इलीगल कब्जा जो है आप इस इलाके में नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रेजेंट करता है बच्चे एग्जांपल कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का, कि आप देख सकते हैं किस तरीके से अलवर जिला के 5 गांव के लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 1200 हेक्टेयर का इलाका जो है बिल्कुल प्रिजर्व कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। अभी इनकी परमिशन के बिना आप इस इलाके में नहीं घुस सकते, ना ही आप यहाँ शिकार कर सकते हैं जानवर का, ना ही आप पेड़ काट सकते हैं। ठीक है, तो विलेजर्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, और अगर आप चाहें कि इलीगल रूप से यहाँ कब्जा करके होटल बना ले, रिजॉर्ट बना ले, कुछ ऐसा काम कर लें, तो वो भी आप नहीं कर सकते, या आपको अलाउड ही नहीं है। इलीगल एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट मतलब होता है इलीगल रूप से कब्जा जमा लेना, तो ये भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ना, तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल प्रेजेंट करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चे, कई बार ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द मूवमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मूवमेंट है, आइडेंटिफाई द मूवमेंट। फिलहाल बच्चे हमारे को बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि बेटा कौन सा मूवमेंट है, आइडेंटिफाई द मूवमेंट। आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी आंटियां जो हैं एकदम पेड़ से चिपकी हुई हैं। तो चिपकने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जाके पब्लिक में किसी की चिपक जाओ, हैं उसमें क्या होगा बच्चे, तुम्हारे इतने डंडे पड़ेंगे, फिर तुम कहोगे सर मार पिट गई, फिर मत कहना मैं ऐसे। तो पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ भाई, चिपको मूवमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिफाई द मूवमेंट, तो कौन सा मूवमेंट है बच्चे, चिपको मूवमेंट। अब देखिए चिपको मूवमेंट क्या है, चिपको मूवमेंट की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने, एक एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है। अगर आप देखोगे तो चमोली जिला था उत्तराखंड का, जहां पे अभी उत्तराखंड में आता है। ठीक है, तो चमोली जिले के अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ पे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था कि आप जाइए और जंगल काट दीजिए। अब अगर आप जंगल काट देंगे बच्चे, तो वहां पे पूरा एनवायरमेंट खराब होगा। अगर आप चमोली जिला की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि चमोली में बादल फट गया, चमोली में लैंडस्लाइड हो गई। तो वहां का जो ज्योग्राफी वो इतना फ्रेजाइल है, तो पेड़ वहां के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज पेड़ क्या करते हैं कि वहां के एनवायरमेंट को बैलेंस रखते हैं, वहां के एनवायरमेंट को बचा के रखते हैं, मेंटेन करते हैं उसको। ठीक है, वहां की जो जमीन है, जो मिट्टी है, उसको होल्ड करके रखते हैं। अगर आप हिमालयन रीजन की बात करेंगे तो हिमालयन रीजन बहुत अनस्टेबल है, और वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप ज्यादा करोगे, पहाड़ों के ऊपर बोझ बढ़ेगा, तो वहां नेचुरल डिजास्टर्स होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो अगर आप यहां देखते हो कि जो कमर्शियल कंपनीज के पास एक कॉन्ट्रैक्ट था पेड़ काटने का, इसको पेड़ काटने से रोकने के लिए लोगों ने क्या किया कि पेड़ों को जाके हक कर लिया, पेड़ों को जाके ऐसे गले लगा लिया, जैसे एकदम तुम गले लगा के चिपक के खड़े हो जाते हो ना, तो लोग भी आप पेड़ों से चिपक करके खड़े हो गए कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो उससे पहले हमको मारना पड़ेगा, हमें हत्या करनी पड़ेगी, हमें काटिए और तभी आप पेड़ काट पाएंगे। तो एज अ रिजल्ट अब ऑब्वियस सी बात है, जिंदा ह्यूमंस को तो आप काट नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या है, सक्सेसफुली आप कह सकते हैं कि गांव वालों ने मिल करके चिपको मूवमेंट के द्वारा यहाँ पे पेड़ों की रक्षा की थी। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है चिपको मूवमेंट कई बार 2 नंबर के अंदर। नंबर 1 किसने स्टार्ट किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया, 1973 में, चमोली जिले में, जो पहले यूपी में आता था, अभी किसका पार्ट है, उत्तराखंड का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या था, अगेंस्ट कमर्शियल कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, डिफोरेस्टेशन को बचाना, कमर्शियल कटिंग ऑफ ट्रीज के अगेंस्ट मूवमेंट लगाया जा रहा है। कमर्शियल कटिंग का मतलब होता है पेड़ काट के मार्केट में बेचना, ठीक है, जिससे आपको पैसे आए। तो इसके विरोध में था, डिफोरेस्टेशन के विरोध में था। लोगों ने क्या किया, लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया, लोग गले लगा के पेड़ को खड़े हो गए, जिससे कि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। तो यही है आपका चिपको मूवमेंट, बहुत इजी है बच्चों। चलिए, तो चिपको मूवमेंट से हमने क्या सीखा है, क्वेश्चन कई बार आता है। चिपको मूवमेंट से हमने ये सीखा कि कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन होने से बच गया, है ना। अभी पेड़ों की अगर हम बात करें, अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करती, लोग यहाँ खड़े नहीं होते, तो बेचारे हमारे पेड़ काट दिए जाते। तो पेड़ों को कटने से बचाया गया, कैसे, क्योंकि कम्युनिटी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरी बात, लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से ना ही सिर्फ डिफोरेस्टेशन रुका, बट लोगों ने फॉरेस्टेशन भी किया, यानी कि ज्यादा पेड़ लगाए। तो अभी लोगों के मदद से आप कह सकते हो, लोगों की यूनिटी से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है। और साथ ही साथ आप देखोगे बच्चे
यहाँ पे ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ पेड़ कटने से बचाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर लोग ठान ले, लोग एकजुट हो जाएं, लोग यूनाइटेड हो जाएं, तो आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर 1 दो चीजें हुई। पहले तो जब लोगों ने हाथ मिलाया, लोग एकजुट होकर के खड़े हो गए, तो पहली बात तो डिफोरेस्टेशन को रोका गया। दूसरी बात, लोगों ने यहाँ ज्यादा पेड़ लगाने स्टार्ट किए, ज्यादा फॉरेस्टेशन स्टार्ट किया, जिससे आपका एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण है, उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कम्युनिटी द्वारा कंजर्वेशन का। चलिए, ऐसे एक और एग्जाम्पल सामने आता है उत्तराखंड से, दैट इज बीज बचाओ आंदोलन और नवदन्या। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में आता है, मैंने दिया हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, बीज बचाओ और नवदन्या की अगर हम बात करें तो टिहरी उत्तराखंड के अंदर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे फार्मर्स का सिंपल मोटिव, फार्मर्स कहते हैं कि बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल किए भी आप बहुत वैरायटी का अनाज उगा सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे सिखाई जा रही थी कि दे शोड दैट की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स। बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर का, बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए आप बहुत वाइड वैरायटी का जो क्रॉप्स है यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये किसके अगेंस्ट है? ये फर्टिलाइजर के अगेंस्ट है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इस प्रकार की चीजों को यूज करने के बिल्कुल खिलाफ है। ये क्या कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जो आपकी नेचुरल खाद है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? जो आपका नेचुरल खाद है, उस खाद का इस्तेमाल करिए, उस खाद को इस्तेमाल करके जो है फार्मिंग करिए। अगर आपको अच्छे क्रॉप्स उगाने हैं, अच्छा अनाज उगाना है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप जो है केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं कि आप फालतू के इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स ये सब इस्तेमाल करें तभी आप अच्छा ग्रो कर पाएंगे। नहीं, आप इन सबको नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आप अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत वैरायटी का अनाज उगा सकते हैं, सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक मेथड से। ठीक है, तो यहीं पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप कह सकते हो प्रमोट कर रहे थे। डन। चलिए, आगे बात करते हैं। अब यहां पे एक सवाल आता है बड़ा बढ़िया, यहां पे 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी ना किसी तरीके से हर साल पूछा गया है, हर बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन बच्चे हर साल आता है। चलिए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जॉइंट मतलब एक साथ, फॉरेस्ट मतलब जंगल, मैनेजमेंट मतलब इसको मैनेज करना। तो यहां पे क्या होता है बच्चे, उड़ीसा के अंदर जो सरकार है 1988 के अंदर एक कानून पास करती है, एक रेजोल्यूशन पास करती है, जहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि जो आप लोकल लोग हैं उनकी मदद से क्या करिए, जंगल के ऐसे इलाके जो अभी बर्बाद हो गए, खराब हो गए, उनको दोबारा से रीग्रो करिए। बदले में क्या होगा, लोकल लोगों को दो फायदे होंगे। नंबर 1, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फल फूल हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, है ना, इस तरीके की चीजें जो है पहली बात तो लोगों को दी जाएगी। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केयरफुल तरीके से लकड़ियां काटेगा, उन लकड़ियों में से भी कुछ शेयर जो है हमारे गांव वालों को दिया जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा के अंदर भी बहुत सारे आदिवासी हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, और इन ट्राइबल्स का जो नॉलेज है जंगल का बच्चे, बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ सरकार ट्राई कर रही है कि इनकी मदद से, जो लोकल लोग हैं, गांव वाले हैं, इनकी मदद से जंगल को दोबारा से ठीक किया जाए, जो जंगल के इलाके खराब हो गए उनको रीजनरेट किया जाए, और दोबारा से जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी को हम कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, शुरुआत हुई थी इसकी 1988 में, जब सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? बहुत सिंपल है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल लोगों की मदद से क्या करना चाहता है, जंगल के जितने एरिया खराब हो गए, बेकार हो गए, उसको दोबारा से रीस्टोर करना चाहता है, ठीक करना चाहता है। अब अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे लोगों के अलग अलग ग्रुप बना दिए, जिनका काम नाम रखा विलेज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, क्या किया गया कि गांव के अंदर लोगों के अलग अलग ग्रुप बना दिए, तो इनका नाम दिया गया विलेज इंस्टीट्यूशंस। अब इस ग्रुप को जिम्मेदारी दी गई कि भैया जंगल का ये वाला हिस्सा आपकी जिम्मेदारी है, ये वाला आपकी है, ये वाला आपकी है। मान लीजिए मैं और आप इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे प्यारे उड़ानियंस को जिम्मेदारी देता हूं। हमारे सपोज करिए बहुत सारे उड़ानियंस हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि आप लोगों के ग्रुप्स बना दिए, जैसे आप लोगों के मान लीजिए 100 ग्रुप बनाए। अब हर एक ग्रुप को मैंने जंगल का एक इलाका दे दिया, मैंने कहा भैया ये ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप सी डी है, ऐसे करके 100 ग्रुप बना दिए, और हर एक इंसान को जंगल का इलाका दे दिया। मैंने कहा कि बेटा एक काम करो, ये जंगल का इलाका तुम्हारा है, इसको मैनेज करना है, इसको ठीक करना, दोबारा से रीग्रो करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बदले में इस जंगल से जो थोड़ा बहुत सामान है वो तुम ले सकते हो, जैसे फल फूल हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ये सब चीजें तुम ले सकते हो। साथ ही साथ हम लोग जो केयरफुल तरीके से लकड़ी काटेंगे, उस लकड़ी का थोड़ा सा हिस्सा मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो इस बेनिफिट के बजाय आप क्या करेंगे, हमको मदद करेंगे जंगल को दोबारा से रीस्टोर करने में। तो यही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। तुम्हारे उड़ानियंस ने क्या किया कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, बढ़िया करते हैं इसको, ठीक है, डन। चलिए, तो विलेज कम्युनिटीज को क्या बोला जा रहा है, दे आर आस्क्ड टू मैनेज एंड रीस्टोर द डिग्रेडेड एरिया। क्या आप क्या करिए कि जंगल का जो इलाका खराब हो गया उसको दोबारा से मैनेज करिए, उसको दोबारा से रीस्टोर करिए, रीग्रो करिए। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, बदले में इनको क्या मिला, विलेज कम्युनिटीज को क्या बेनिफिट है यहाँ पे, नंबर 1 कि इनको जो है, जो नॉन टिम्बर मतलब नॉन लकड़ी है ना, तो टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, तो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स यानी आपके जंगल के फल फूल वगैरह, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, पहली बात तो उसमें हिस्सा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केयरफुल तरीके से लकड़ी काट रहा है ना, उसमें से भी थोड़ा हिस्सा किसको दिया जाएगा, अभी गांव वालों को। राइट प्यारे बच्चों, तो ये जो था गांव वालों का फायदा था। अगर आप देखोगे तो गांव के लोगों के लिए ये चीज बहुत है यार, गांव के लोगों के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज इनकी जिंदगी की अगर आप बात करोगे तो इनकी जिंदगी इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड कर रही है, इन्हीं सब चीजों पे निर्भर है ना। लोकल लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो जंगल के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट है। तो अगर जंगल से इनको ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और जंगल भी ठीक हो जाता है, तो इसमें दोनों का फायदा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फायदा है और इनका भी फायदा है, बिकॉज जंगल रहेंगे तो इनके नीड्स भी पूरे होते रहेंगे। तो आप देख सकते हो बड़ा सक्सेसफुल प्रैक्टिस है ऑफ द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। चलिए आगे बात करते हैं ना। चलिए बच्चों, एक केस स्टडी आता है, बड़ा सुंदर था, बड़ा जबरदस्त था, इस केस स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फटाफट से। तो केस स्टडी के बारे में नेचर वर्शिप को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। नेचर वर्शिप मतलब नेचुरल फोर्सेस की पूजा करना। आप देखेंगे हमारे हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे भगवान हैं जो किसी ना किसी नेचुरल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लॉर्ड इंद्र हो गए, आपके वायुदेव हो गए, पवन देव जिनको आप कहते हैं, विंड को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं ना वन देवी, वन देवी किसको रिप्रेजेंट करती है, जंगल को रिप्रेजेंट करती है ना। गंगा मैया यानी किसको रिप्रेजेंट करती है, रिवर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम लोग अगर देखेंगे तो इंडियन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस के अंदर बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिनको रिस्पेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, और इसी वजह से आप कह सकते हो कि लोग इनको नुकसान पहुंचाने से डरते हैं। राइट बच्चों, अगर आप देखेंगे कि नेचर वर्शिप, पहली बात तो भारत के अंदर एक आदिवासियों का सबसे पहले बड़ा पुराना ट्रेडिशन है। खासकर आप देखेंगे तो आदिवासी नेचर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसको बचाते हैं, बिकॉज इनका जीवन जो है वो सारा का सारा नेचर पे डिपेंडेंट है, नेचर से मिलने वाली चीजों को से ही अपना जीवन चलाते हैं ना। ऐसे बिलीव्स ने, आप कह सकते हो, बहुत सारे ऐसे जंगलों को प्रिजर्व करने में मदद की है, जिसको ये मानते हैं कि इसके अंदर देवी देवता बसते हैं। अब बहुत सारे आदिवासियों का मानना है कि जंगल के कुछ इलाके ऐसे हैं जो बड़े प्रोटेक्टेड है, तो ये ना यहाँ पे ना तो ये लोग जाते हैं ना किसी और को जाने देते हैं, बिकॉज इनका मानना है कि यहाँ पे इनके जो कुल देवी देवता हैं वो लोग बसते हैं, और उनको डिस्टर्ब करना, उनके जंगलों को छेड़ना बिल्कुल गलत बात है, वो नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे फॉरेस्ट को या ऐसे फॉरेस्ट के इलाके को कहा जाता है सेक्रेड ग्रूव्स। क्या कहा जाता है बच्चे, सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र और ग्रूव्स का मतलब होता है जंगल का इलाका। तो ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है सेक्रेड ग्रूव्स या फिर फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, यानी देवी देवताओं के जंगल। ठीक है, तो आप देखोगे बच्चे, तो ऐसे इलाकों को पहली बात तो जो लोकल लोग हैं वो भी नहीं छूते, साथ ही साथ किसी और को यहाँ पे एंटर करने भी नहीं देते, है ना। हर तरीके की एक्टिविटीज इन इलाकों में बैन है, और एक बड़ा अच्छा तरीका है कि इस बिलीफ के चलते आप देखोगे कि ये जंगल के इलाके बिल्कुल 100% अनटच्ड है, यहाँ पे जंगल भी है, जंगली जानवर भी है, और सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। राइट बच्चों, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। कई सारी सोसाइटीज में पर्टिकुलर पेड़ों की पूजा की जाती है ना, बहुत जमाने से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुंडास और संथाल्स एंड छोटा नागपुर प्लेटो के, वो महुआ के पेड़ की वर्शिप करते हैं, और कदम का जो पेड़ होता है बेटा उसकी वर्शिप करते हैं, है ना। अगर आप देखोगे जो उड़ीसा और बिहार के लोग हैं, उड़ीसा के अंदर जो आदिवासी लोग हैं, बिहार के अंदर जो लोग हैं, वो कई बार इमली के पेड़ की पूजा करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे शादियों के दौरान जो है आम के पेड़ के पत्ते का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट जो हमारे हवन वगैरह होते हैं, पूजा वगैरह होती है, उसमें भी आप देखेंगे तो आम के पत्ते का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, उसको बड़ा होली माना जाता है। तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपका किस तरीके से हमारे जो बिलीव्स हैं, पुराने बिलीव्स हैं, उससे हम लोग कंजर्वेशन भी करते हैं, उससे हम लोग कई सारी चीजों को बचाते भी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल तुलसी माता की बात कर लीजिए, तुलसी जी जो है घरों में लगाई जाती हैं, और जहां तुलसी जी लगती हैं आप देखोगे वहां पे एक तो बीमारियां दूर रहती हैं, तुलसी इतनी जबरदस्त होती है ना, मतलब एंटीसेप्टिक है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, तुलसी जी के आसपास बड़ी साफ सफाई रखी जाती है। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है बच्चे इस तरीके से कंजर्व करने का चीजों को, राइट। इनफैक्ट आप देखोगे तो कई बार पीपल और जो बनियन के पेड़ होते हैं, बरगद का पेड़ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। भारत, हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में बच्चों एक फेस्टिवल होता है बरगदाही का। तो आप कभी पूछेगा अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी वगैरह से, तो उसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, वहां पे लोग जाते हैं, तो बरगदाही का फेस्टिवल होता है, बड़ा जबरदस्त। ऐसे बिहार वगैरह में बड़े सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहां पे आप कुछ पर्टिकुलर पेड़ों को, कुछ पर्टिकुलर ट्रीज को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो राइट बच्चों, तो ये कुछ ऐसे बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में बड़ा मदद करते हैं। राइट, चलिए अगर आप देखोगे तो हमारे हर एक टाइप का कल्चर आपको भारत में मिलेगा। भारत में
जिनके अलग अलग कल्चर्स हैं और हर कल्चर में किसी ना किसी फॉर्म में जो है अलग अलग नेचुरल फोर्सेस को कोई ना कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कई सारे, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जो किशन कन्हैया हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्वत है जिसको आप गोवर्धन पर्वत कहते हैं। आज भी लोग गोवर्धन को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं ना। आप जा कभी मथुरा वृंदावन वाले इलाके में जाइएगा तो आप गोवर्धन पर्वत को देखने जा सकते हैं, है ना। लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग पूजा करते हैं, उसके आसपास चक्कर काटते हैं। तो एक तरीका है बच्चे कहीं ना कहीं प्रिजर्वेशन का। ऐसे ही बहुत सारे इलाकों में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे कि मंदिरों के बाहर कई बार आपने देखा होगा लंगूर बंदर होते हैं, राइट, काले मुंह वाले। उनको कोई परेशान नहीं करता, इनफैक्ट लोग उनको खाना देते हैं, वो लोग भी लोगों के साथ कई बार इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कहीं ना कहीं हमारे कल्चर्स में इनको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। दैट इज वाई आप देखोगे कि इनडायरेक्टली हम लोग कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप देखोगे बिश्नोई गांव चले जाइए, राजस्थान के जो बिश्नोई विलेजेस हैं, वहां पे जो ब्लैक बक्स है यानी चिंकारा, काला हिरन, नील गाय, पीकॉक, इनको एक परिवार का हिस्सा माना जाता है। बिश्नोईज वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने जानी जाती है अपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। यानी इनके हिसाब से अगर आप देखोगे जो नील गाय है, काला हिरन है, वो सब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके परिवार का हिस्सा जैसे हैं, एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। और ये जो बात है बिश्नोई कम्युनिटी की यार, ये अपने आप में एक लर्निंग है, एक सीखने वाली बात है। ये कितनी खूबसूरत तरीके से जो कल्चर है उनका वो प्रिजर्व करता है वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को, है ना। तो एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल सेट करता है। तो बच्चे भारत के जो कई सारे ट्रेडिशन है आपको बड़ी मदद करते हैं कंजर्व करने में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। चलिए, तो इससे कई बार केस स्टडी आता है, देखिए पैराग्राफ में आपको बता चुका हूं। अब फटाफट से इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, 10 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दूंगा। चलिए, तो बहुत सिंपल है, 10 सेकंड्स का आपको टाइम दिया जाए यहाँ पे बिकॉज क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन कहता है कि डैश आर आल्सो नोन एज द फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। इनको हम फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस भी कहते हैं। चार ऑप्शन से बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे। वन देव भूमि, सेक्रेड ग्रोव्स, वर्जिन वेजिटेशन या फिर बनियन फॉरेस्ट। चलिए, डन, ओके सुपर बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, करेक्ट आंसर था बच्चे दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। तो इनको हम कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस यानी देवी देवताओं के जंगल। आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। चलो, मुंडास है संताल, छोटा नागपुर प्लाटू के किसकी वर्शिप करते हैं? महुआ, मैंगो, कदम या बोथ एनसी? तो फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे जल्दी से। यहाँ पे भी आपको 10 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड हियर वी गो। चलिए, तो फटाफट से बताइए भाई किसकी वर्शिप करते हैं हमारे जो मुंडास एंड संथाल से? चलिए, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सुपर। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ ए एंड सी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। नाउ एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए 3 नंबर में आता है तो आप 4 पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे, सफिशिएंट है। इसमें पहला पॉइंट आप चिपको मूवमेंट का दे दीजिएगा, किस तरीके से चिपको मूवमेंट ने प्रिजर्व किया है। दूसरा आप दे सकते हैं कि सर्टेन सोसाइटीज रिवर अ पर्टिकुलर ट्री, आप एग्जांपल दे सकते हैं महुआ कदम का, या फिर एग्जांपल दे सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में संथालीज एंड मुंडास का, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं बनियन ट्रीज और पीपल ट्रीज, कई सारे लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सीक्रेट होते हैं, है ना। तो ये 3-4 एग्जांपल्स आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व का एग्जांपल डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अलवर वाला एग्जांपल डाल सकते हैं, भैरव देव डाकू सेंचुरी वाला। तो कोई भी एग्जांपल्स आप डाल करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप 3 से 4 पॉइंट्स लिखेंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। डन बच्चों, लेकिन आंसर को पॉइंट्स में ही लिखना, 1 2 3 4 डाल के या ऐसे बुलेट्स डाल के, स्टार डाल के। पैराग्राफ में आंसर मत लिखना, पॉइंट्स में लिखना बच्चे, नंबर पॉइंट्स के मिलते हैं, ठीक है। डन हो गई बात। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपका चैप्टर हो जाता है पूरा खत्म, ठीक है। तो चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब आगे बात करेंगे हमारे प्यारे बच्चों, तो बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या कराने वाला हूँ? यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ डिलीटेड पोर्शन का एक क्विक रिविजन, ठीक है। डिलीटेड पार्ट का एक रैपिड रिविजन करेंगे हम लोग। डिलीटेड पार्ट का एक क्विक रिविजन करेंगे। ये उन सारे बच्चों के लिए है जो सीबीएसई में नहीं है लेकिन सीबीएसई के अलावा दूसरे बोर्ड्स में है और उनका ये डिलीटेड पार्ट आ रहा है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे सीबीएसई के अंदर हैं, सीबीएसई वालों, आपका पार्ट, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये क्विक रिवीजन उन बच्चों के लिए जो अभी सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग नहीं करते और उनके बोर्ड्स के अंदर, उनके क्लासेस के अंदर ये वाला डिलीटेड पार्ट आपका आ रहा है। जो सीबीएसई से है, हम्बल रिक्वेस्ट, नई एनसीईआरटी किताबों को यूज करिए। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, ncrt.nic.in पे आप जाइए, वहां से किताबों का पीडीएफ डाउनलोड करिए। रेशनलाइज एनसीईआरटी है, बहुत सारी चीजों को चैप्टर्स के अंदर से हटा दिया गया है। तो हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज उन एनसीईआरटीज को रेफर करिएगा। और बाकी जितने बोर्ड्स के बच्चे जिनका डिलीटेड पोर्शन आ रहा है, उनके लिए एक प्यारा सा क्विक रिवीजन। चलिए आगे बात करते हैं ना। देखो,
तो डिलीटेड पार्ट में क्या बताया गया था कि भारत एक बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में बड़ी रिच कंट्री है, यानी भारत में अलग अलग वैरायटी के लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि वर्ल्ड का जो 7.5% है टोटल स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जितना भी फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है उसका 7.5% जो है आपको भारत में मिलेगा। अब इनमें से दिक्कत की बात क्या है कि इसमें से करीब 10% ऐसा वेजिटेशन है और 20% जानवरों की संख्या आप कह सकते हैं ऐसी है जो अभी क्या हो चुकी है, बिल्कुल एंडेंजर्ड कैटेगरी में चली गई। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि वर्ल्ड के अंदर जितना भी लाइफ फॉर्म्स पाया जाता है उसका 7.5% भारत में है। फिर हमने क्या देखा कि अभी जितना भारत में लाइफ फॉर्म्स मिलता है उसका 10% वेजिटेशन और 20% जो जानवर है वो भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में, एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर है, राइट। बहुत सारों को तो क्रिटिकल कह दिया गया है। क्रिटिकल का मतलब ऑलमोस्ट वो खत्म होने की कगार पे है। अगर आप देखोगे कि किसी भी जानवर को, किसी भी पेड़ पौधे को कितना ज्यादा नुकसान हो रखा है, इसके बेसिस पे क्या होता है, एक लिस्ट बनाई जाती है, जिस लिस्ट को बनाता है यहाँ पे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या करता है, एक लिस्ट तैयार करता है, उसमें जो अलग अलग प्लांट और एनिमल स्पीशीज है उनको अलग अलग कैटेगरी में डालता है डिपेंडिंग अपॉन किसको कितना खतरा है। ठीक है, तो उससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका 1 मार्क्स में। नंबर 1 पे आते हैं आपके नॉर्मल स्पीशीज। जैसे अगर आप देखोगे तो आपके जो गाय भैंस हो गए, आपका जो साल का पेड़ हो गया, आपके रोडेंट्स मतलब चूहे वगैरह हो गए, इन सब की पॉपुलेशन बहुत स्टेबल है, बहुत नॉर्मल है, इनको कोई नुकसान नहीं है, ये अच्छे खासे संख्या में है। तो आप ऐसी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को कह सकते हैं नॉर्मल स्पीशीज। फिर क्या होता है, दूसरे नंबर कैटेगरी पे आते हैं एंडेंजर्ड, यानी वो जानवर और प्लांट्स हैं जिनकी जनसंख्या अभी बहुत कम हो गई है, इतनी कम हो गई है कि अगर दोबारा इनके अगेंस्ट जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे इनकी इलीगल हंटिंग, इनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करना, अगर इस टाइप के फैक्टर्स कंटिन्यू करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये जानवर, जब ये प्लांट्स इस धरती से या इस देश से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जानवरों को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, एग्जाम्पल काला हिरन, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, नाउ अब वल्नरेबल स्पीशीज क्या होते हैं, वल्नरेबल मतलब जिसको सबसे ज्यादा खतरा हो। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब है ये वो जानवर और प्लांट्स की स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी एंडेंजर्ड लिस्ट में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं वल्नरेबल स्पीशीज। ठीक है, चलिए एग्जांपल ब्लू शीप हो गई, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, गैंजेटिक डॉल्फिन। तो गैंजेटिक डॉल्फिन अगर आपको देखना हो तो चंबल वाले साइड आप जा सकते हैं जहां पे ज्यादातर पाई जाती है और साफ पानी में होता है। अगर आप देखेंगे तो गंगा का जो साफ पानी होता है उसमें आपको गैंजेटिक डॉल्फिन मिलेगी। तो अभी इसकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में एंटर कर जाएगी। ठीक है, डन। आगे बात करते हैं बच्चे रेयर स्पीशीज। देखिए रेयर शब्द का मतलब होता है जो बहुत कम पाया जाए। देखिए ये वो जानवर और पेड़ पौधे हैं जिनका जनसंख्या पहले से ही बहुत कम है, यानी पहले से ही जो इनका नंबर है बहुत कम है और अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फैक्टर्स इनकी पॉपुलेशन और डिक्लाइन करती जा रही है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आप देखोगे कि एंटर कर जाएंगे। जैसे हिमालयन ब्राउन बियर बहुत कम पाया जाता है, वाइल्ड एशियाटिक बफलो काफी कम पाई जाती है, डेजर्ट फॉक्स बहुत कम पाई जाती है। तो ये वो जानवर हैं जिनकी जनसंख्या पहले से ही बहुत कम है, बहुत रेयर है, यानी बहुत कम पाए जाते हैं और अभी क्या है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ये वल्नरेबल कैटेगरी में एंटर कर जाएंगे। डन। अब आते हैं आपके एंडेमिक स्पीशीज। जैसे क्वेश्चन आया था कई बार, एंडेमिक का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर इलाके में पाया जाए। अब फॉर एग्जांपल आपने वो भेड़िया मूवी का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, तो भेड़िया मूवी में आप गूगल करना मिथुन। मिथुन क्या एक व्हाइट भैंसा जैसा होता है, ठीक है, और बड़ा ऊंचा सा होता है। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो वहां पे आपको मिथुन दिखाई देता है, राइट। तो मिथुन एक ऐसा जानवर है जो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही पाया जाता है, यानी अगर आपको इंडिया में मिथुन देखने जाना हो तो आप अरुणाचल जाइए, तो अरुणाचल के अंदर आपको मिथुन दिख जाएगा, है ना। और दूसरी बात, अरुणाचल का अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो वो भी बड़ा टफ है, यानी बहुत सारे पहाड़ हैं वहां पे, है ना। अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में जाना आप देखोगे काफी टफ टास्क है, राइट बच्चों। मतलब काफी लंबी चौड़ी जर्नी, काफी टायरिंग जर्नी है, काफी टफ टास्क है, तब आप जाके मिथुन देख पाओगे। तो अगर हम एंडेमिक स्पीशीज की बात करें तो ये वो प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं जो किसी स्पेसिफिकल जोग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं और इनको पहुंचना, यहां तक इनको देखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज जो एरिया का जोग्राफी है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है ना। यानी यहाँ पे पेड़ पौधे हो सकते हैं या घने जंगल हो सकते हैं या बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं जिनको पार करके इन स्पीशीज तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज को आप कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज, जो स्पेसिफिक एरिया में ही पाए जाते हैं और काफी आइसोलेटेड है। एग्जाम्पल आपका अंडमान टील हो गया, निकोबार पिजन हो गया, अंडमान में मिलने वाला वाइल्ड पिग हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाला मिथुन हो गया, राइट बच्चों। चलिए अब आती है बात एक्सटिंक्ट स्पीशीज के। एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब होता है बेटा जिनकी जनसंख्या खत्म हो चुकी है, टाटा बाय बाय खत्म।
अब कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ पौधा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए पाया जाता था, लेकिन अभी वो वहां नहीं पाया जाता, तो हम कह सकते हैं कि वो जानवर या वो प्लांट जो है भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो कोई भी जानवर या कोई भी पेड़ पौधा किसी एक इलाके से एक्सटिंक्ट हो सकता है, किसी एक सिटी से एक्सटिंक्ट हो सकता है, किसी एक स्टेट से हो सकता है, एक देश से हो सकता है, या फिर पूरी दुनिया से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर अभी पूरे अर्थ पे नहीं पाए जाते। चीता की बात करें तो चीता जो एशियाटिक चीता है वो भारत में बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो गया है ना, बहुत पहले भारत में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अभी जो आप देखोगे चीता हमारे मोदी जी लेके आए हैं वो अफ्रीकन चीता है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भारत में लाया गया है। तो भारत का जो ओरिजिनल चीता था, एशियाटिक चीता जिसे आप कहते हो, वो अभी भारत में नहीं पाया जाता, वो भारत में एक्सटिंक्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चीता पूरी दुनिया में खत्म हो गया, चीता एग्जिस्ट करता है लेकिन इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट होने का मतलब है कि कोई भी प्लांट एंड एनिमल जो पहले किसी इलाके में पाया जाता था, अभी वो वहां नहीं पाया जाता है। तो किसी भी इलाके से इंसान एक्सटिंक्ट हो सकता है, एनिमल एक्सटिंक्ट हो सकता है, या किसी देश से हो सकता है, किसी स्टेट से हो सकता है, या फिर पूरी दुनिया से भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल पिंक हेडेड डक हो गया, एशियाटिक चीता हो गया, कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्या हुआ है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपका डिक्लाइन होने लगा है। चलिए, तो कुछ मेजर कॉजेस की बात करें। नंबर 1, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। अगर आप फॉरेस्ट सर्वे के डेटा को देखेंगे तो 2,62,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल का एरिया था, अभी वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था भारत में बिटवीन 1951 एंड 1980। अगर आप देखोगे कि आजादी के बाद हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी, और जनसंख्या को खिलाने के लिए, उनके रहने की जगह के लिए आपको क्या करने पड़े, जंगल काटने पड़े। एज ए रिजल्ट आप देखोगे 2,62,000 एरिया स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है, यहाँ पे काट दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे बहुत सारी जो ट्राइबल इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वो भी डिफॉरेस्टेशन का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब किसान क्या करता है कि एक छोटे से एरिया में खेती बाड़ी करेगा 1 साल तक, 1.5 साल तक, उसके बाद किसी और इलाके में मूव कर जाएगा। इससे क्या होता है कि बच्चे जिस इलाके में खेती बाड़ी कर रहा था, पहली बात तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खिंच गए, है ना। अब क्या हुआ इससे कि सॉइल बेकार हो गई, मिट्टी बेकार हो गई वहां पे, तो पूरा एरिया डिग्रेड हो गया। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक बहुत बड़ा कॉज माना जाता है यहाँ पे हमारे लैंड एरिया के डिग्रेडेशन का। ठीक है, डन। दूसरा हमारा एनरिचमेंट प्लांटेशन। अब क्या किया है कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने जंगलों के काफी सारे एरिया को काट दिया, जो नेचुरल जंगल है उसको काट के वहां पे एक प्रकार के पेड़ लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जो हिमालय के रोडोडेंड्रॉन का फूल होता है, बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर, तो उसके जंगल काट दिए गए। अब उसके जंगल काट करके वहां पे अलग अलग पेड़ लगा दिए गए जिसको मार्केट में बेच के पैसा कमाया जा सकता है। ऐसे अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो साउथ इंडिया में आप देखोगे तो वहां के जो नेचुरल जंगल है उनको काट दिया गया, वहां पे भी टीक वगैरह का पेड़ लगा दिया गया जिसको बेच करके आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। तो ऐसे टाइप के प्लांटेशन को आप कहते हैं एनरिचमेंट प्लांटेशन। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो नेचुरल जंगल है उनको काट करके सिर्फ अपने फायदे के लिए एक प्रकार का पेड़ लगा दिया गया है बहुत सारे बड़े इलाके में। इससे क्या हो रहा है, जंगल का नुकसान हुआ। दूसरी बात, अपने लालच के चक्कर में आपने एनवायरमेंट को डिग्रेड कर दिया। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, बच्चे, हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अब अगर आप देख सकते हो बच्चों के, हम लोग रोज कुछ ना कुछ बना रहे हैं, फ्लाईओवर हो गए, नए नए हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, ऑफिस हो गए। अब इसके लिए जमीन कहां से आएगी, जमीन तो जंगल काट के आएगी यार, है ना। हाउसिंग सोसाइटीज हो गई, तो इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं कि जंगलों को, जंगली जानवरों को बच्चे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी बच्चे क्या करती है, नंबर 1, माइनिंग एक्टिविटी के चलते पहले बात तो जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो डिग्रेड होता है। फिर माइनिंग के चलते जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे जो आप आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं बेटा वो खराब होते हैं, वो पल्यूट होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। फिर अगर आप देखोगे जो हमारे जंगली जानवर हैं बेटा, उनका घर भी बर्बाद हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट आप कह सकते हो माइनिंग एक्टिविटी एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे एनवायरमेंट को। फॉर एग्जांपल जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, क्वेश्चन आता है आपका कि बक्सा टाइगर रिजर्व के पीछे का दिक्कत क्या है, कि बक्सा टाइगर रिजर्व में अगर आप देखोगे तो वहां पे डोलोमाइट निकाला जा रहा है। डोलोमाइट एक तरीके का मिनरल होता है, और डोलोमाइट माइनिंग के चलते बक्सा टाइगर रिजर्व में जो जानवर हैं बेटा वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। बक्सा कहां पड़ती है, आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर। नाउ अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे कि जो हमारे बेचारे कॉमन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनके पास बहुत कम संसाधन है, और जो अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे सारे संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, अभी वो क्या करेगी, सरकार को थोड़े पैसे खिलाएगी, पैसे खिला के जो है जंगल काटना स्टार्ट कर देगी, जंगल काट के जो लकड़ी होगी उसकी फर्नीचर बनाएगी। लेकिन ब्लेम किसके ऊपर आएगा, ब्लेम तो आएगा बेचारे हमारे गरीब लोगों पे। अब दिक्कत क्या है, गरीब लोगों पे ब्लेम लगाया जाता है कि ये लोग जो जंगल से लकड़ी काटते हैं अपना खाना बनाने के लिए, उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे जंगल काट करके लकड़ियां ले जा रही फर्नीचर बनाने के लिए, उससे नहीं हो रहा डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे यही दिक्कत है यार कि अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो ज्यादा कब्जा करके बैठा है, जो गरीब है बेचारा उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। राइट, चलिए, तो अभी क्या हो रहा है बच्चों,
इन सब रीजन से अगर आप देखोगे तो इसका सामाजिक इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, राइट। अगर आप देखोगे जो हमारा जंगलों को काटना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है, बट इसका सामाजिक इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कई सारी सोसाइटीज के अंदर जो महिलाएं हैं गांव वगैरह के अंदर, आदिवासियों के अंदर, उनकी जिम्मेदारी है कि लकड़ियां बटोर करके लाना, है ना, खाना बनाना, है ना, पानी भर के लाना, ये सब इनकी कॉमन जिम्मेदारियां। अब क्या होगा जब ये रिसोर्सेज आपके डिप्लीट हो जाते हैं तो कई बार बेचारी इन औरतों को, महिलाओं को 10-10 किलोमीटर लंबा चल के जाना पड़ता है सिर्फ खाना बनाने के लिए, लकड़ी बटोर के लाने के लिए या पानी भर के लाने के लिए। अब मान लीजिए किसी जंगल के इलाके में माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। पहले उस जंगल के आसपास एक नदी थी, एक नाला था, साफ सुथरा पानी था वहां पे, तो वहां पे रहने वाले लोग बड़े आसानी से वहां से जंगल से लकड़ी भी काट लाते थे, थोड़ी थोड़ी पानी भी भर लाते थे, इनका काम चल जाता था। अब माइनिंग एक्टिविटी के चलते क्या हुआ कि जंगल बर्बाद हो गया, पानी जो था पल्यूट हो गया, तो बेचारों को अभी पानी और लकड़ी ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। खासकर महिलाओं को 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तब जाकर के इनको बेसिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, जो पैसे वाला है वो तो अपना बेनिफिट ले रहा है, माइनिंग करके पैसे कमा रहा है, लेकिन जो हमारी बेचारी औरतें, जो हमारी ये नॉर्मल लोग हैं, कॉमन लोग हैं, ये बहुत ज्यादा यहाँ परेशान हो रहे हैं, राइट बच्चों। चलिए, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है बच्चे, कई बार आप देखेंगे फ्लड आ जाती, बाढ़ आ जाती, सूखा बढ़ जाता है, और इसका भी इंपैक्ट किसके ऊपर होता है, सबसे ज्यादा हमारे गरीब लोगों के ऊपर, राइट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे डिफॉरेस्टेशन के चलते कल्चरल डाइवर्सिटी का भी लॉस हुआ है। अब बेचारे मार्जिनलाइज लोग, मार्जिनलाइज मतलब कौन होते हैं, जो हमारे गरीब होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, ठीक है। कई बार आप देखोगे बच्चे ये हमेशा से फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते आए। अगर आप देखोगे जब फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे, जंगल काट दिए जाएंगे, तो इनको पैसे कमाने के दूसरे साधन ढूंढने पड़ेंगे। तो फॉरेस्ट इनके लिए बच्चे सिर्फ जंगल नहीं है, सिर्फ एक जीवन जिंदगी जीने का सहारा नहीं है, फॉरेस्ट इनके लिए सब कुछ है। मतलब इनका कल्चर है, इनका ट्रेडिशन, इनकी संस्कृति है। जंगल को बच्चे ये अपने परिवार का हिस्सा मान रहे हैं, बिकॉज जंगल ही इनको सब कुछ दे रहा है, जंगल पे डिपेंडेंट है, तो जंगल से इनका जो कल्चरल बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा है। और जब आप जंगल काट देते हो तो नंबर वन, पहली बात तो इनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाता है, जिंदगी जीने का जरिया खत्म हो जाता है। दूसरी बात, इनका जो कल्चरल लिंक है वो भी टूट जाता है। तो अभी क्या है, इनको किसी और इलाके में जाना पड़ेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो नंबर वन क्या हो रहा है बच्चों की, इनका कल्चरल लॉस भी हो रहा है, साथ ही साथ इनका इकोनॉमिकल लॉस भी हो रहा है। तो ये कुछ इंपैक्ट्स आप कह सकते हो, क्वेश्चन आता है कि सोशल इंपैक्ट क्या है यहाँ पे ऑफ द रिसोर्स डिप्लीशन। तो ये कुछ पॉइंटर्स आप डाल सकते हैं इन द सोशल इंपैक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। एशियाटिक चीता, एक केस स्टडी आता है कि भैया एशियाटिक चीता कहां चला गया। अब अगर आप चीते और लेपर्ड में अगर आपको डिफरेंस निकालना हो, तो जब आप रोते हो ना, जब आपके आंसू निकलते हैं, तो आंसू ऐसे आंख से निकल करके यहां तक आ जाते हैं। तो अगर आप चीते का देखोगे तो चीता का भी ऐसे आंसू के शेप का ना ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, या उसके आंखों के पास अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा चीता रो रहा है, और काले कलर के आंसू हैं। तो रोता नहीं है चीता, वो उस तरीके का उसका नेचुरल स्पॉट होता है जिसको लेपर्ड से अलग करता है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे चीता की, तो चीता को वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल माना जाता है। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को बेटा ये अचीव कर सकता है। 20वीं शताब्दी से पहले अगर आप देखोगे तो चीता आपको अफ्रीका और एशिया दोनों जगह मिल जाते थे, लेकिन अभी भारत में चीता नहीं मिलता, राइट। इनफैक्ट एशियन चीता बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। भारत में 1952 के अंदर चीता को यहाँ पे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। तो अभी जो चीता भारत में लाया जा रहा है वो अफ्रीका वाला चीता है, एशिया वाला चीता नहीं है। एशियन चीता ऑलरेडी नहीं पाया जाता। इंडिया में क्वेश्चन आता है कब एक्सटेंट हो गया था, तो भारत के अंदर 1952 में चीता को एक्सटेंट घोषित कर दिया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अभी मोदी जी चीता लेके आ रहे हैं। एक और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आता है हिमालयन यू का। देखिए हिमालयन यू क्या है, एक स्पेशल टाइप का पेड़ है जो पाया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर और साथ ही साथ अरुणाचल के अंदर। हिमालयन यू के जो आपका बार्क होता है, जो तना होता है उसका, जो पत्तियां होती हैं, जो जड़ें होती हैं, इन सबसे केमिकल निकलता है टैक्सोल नाम का। अब टैक्सोल से क्या है, कैंसर की दवाई बनती है। तो माना जाता है कि इससे बनने वाली जो कैंसर की दवाई है वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेलिंग है, बिगेस्ट सेलिंग दवाई है। अब आप सोच सकते हो जो लालची व्यापारी हैं, वो उनको पता है कि कैंसर दुनिया में बढ़ रहा है और कैंसर के जो मरीज हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कैंसर का इलाज भी बहुत महंगा होता है। तो यहाँ पे सिंपल सप्लाई और डिमांड है, तो कैंसर का इलाज का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस पेड़ पे अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं, कि लोग चाह रहे हैं, जितने भी लालची मैन्युफैक्चरर्स है वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस पेड़ को अपने कब्जे में ले लें, जिससे वो कैंसर की दवाई बना करके ज्यादा पैसा कमा सके मार्केट में, ठीक है। एज ए रिजल्ट आप देखोगे क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, कि जो इसकी स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज की जा रही है। एज ए रिजल्ट आप देखोगे पिछले 10 सालों के अंदर बहुत सारे हिमालयन यू के जो जंगल हैं बेटा वो भी बर्बाद हो चुके हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि हिमालयन यू एक एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है, कि बहुत जल्दी अगर इनके ऊपर किया जाने वाला ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं रोका गया तो आप देख सकते हो कि ये प्रजाति खत्म हो जाएगी, ठीक है। और लोगों का लालच जो है इस प्रजाति पे भारी पड़ रहा है। तो लोगों के लालच के चलते क्या हो रहा है बच्चे, जरूरत से ज्यादा ये पेड़ों का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जिसके चलते इसके जंगल जो है बच्चे कंटिन्यूसली बर्बाद होते जा रहे हैं, ठीक है। डन, सॉलिड है बच्चे, चलिए ठीक है। चलो, तो इसी के साथ
एंड करते हैं हमारे क्लास को। धन्यवाद बच्चावाड़ी, थैंक यू सो मच यार। तो ये थोड़ा सा डिलीटेड पोर्शन का रिवीजन था। मैंने ट्राई किया है इस लेक्चर को छोटा रखने का, तो राउंड अबाउट आप मान के चलिए 1 घंटे 50 मिनट के आसपास का लेक्चर है ना। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले क्लास के अंदर, है ना, अगले टॉपिक्स के अंदर। और तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। आऊंगा आपके सामने बेटा एक नई कहानी लेकर के, एक नया 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 पन्ना लेकर के। और तब तक के लिए जोश बना के रखो, तब तक के लिए दिल में जज्बा जगा के रखो, और एक नई उड़ान के साथ कुछ नई ऊंचाइयां छूने का ट्राई करो। ऑल द बेस्ट बच्चों, मुलाकात करते हैं आपसे। अपने में कॉन्फिडेंस कभी मत लूज करना। एक बात में भरोसा रखो यार कि तुम्हारे अंदर का जो जज्बा है वो तुमसे कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। तो कभी अपने को गलत मत फील करना, कभी अपने को डाउन मत फील करना, कभी अपने को इंफीरियर मत फील करना। हमेशा याद रखना यार कि इट इज यू जिससे को आपको कंपटीशन करना है, ठीक है। अपने आसपास के लोगों से कॉम्पीट मत करो, अपने आप से कॉम्पीट करो यार। जब अपने आप से आप कॉम्पीट करते हो बच्चे, जब अपने आप से रेस लगाते हो, तो आप जीतते भी हो, आप हारते भी हो, आप सीखते भी हो। तो जितना सीखोगे उतना जीतोगे। तो इसी सीख के साथ, इसी बात के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। बाय बाय दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट टाइम। लव यू ऑल मेरे उड़ानियंस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।